हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है बेटा, चलो जी, बहुत बढ़िया। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा रहेगा और कुछ अर्जेंसी की वजह से मेरे को थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। इस वजह से अपन आज एड्स पूरा का पूरा खत्म करते हैं। एड्स अपन लोग पढ़ रहे थे, कल अपन लोगों ने ये स्टार्ट किया था। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। किस तरीके से फैलता है ये हम लोगों ने बात करी थी। ये हमारी एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं इसको अभी हम लाइन टू लाइन पढ़ लेंगे। पहले बिंदु दर बिंदु पढ़ते हैं। सबसे पहला बिंदु जो आता है वो ये, एड्स की फुल फॉर्म क्या थी? जो हमने कल चीजें पढ़ी थी एक बार उसको फटाफट दोहरा लेते हैं। एड्स की फुल फॉर्म क्या थी? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। ये सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म है किसकी? एड्स की। ठीक है जी। दूसरा बिंदु, मुझे बताइएगा ये जो एड्स जो होता है, क्या ये रोग जन्मजात था? क्या हमने इसको जन्मजात रोग बोला था या नहीं था? ये एड्स का रोग जो है, क्या हम इसको जन्मजात रोग बोल सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? ये जन्मजात रोग नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो रोग जो होता है, अगर मदर से शिशु में आ भी रहा है तो वो जो शिशु के अंदर जो सिम्टम्स हैं वो जन्मजात नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इस रोग में किसकी न्यूनता हो रही है? उपार्जित प्रतिरक्षा की। और उपार्जित प्रतिरक्षा कभी भी जन्मजात नहीं होती है। डन। तीसरा बिंदु, ये जो एड्स का सबसे पहला मरीज जो देखा गया था, ये एड्स जो है सबसे पहले कौन से वर्ष में पता लगाया गया था? तो ये याद रखना है आपने। 1981 में सबसे पहला केस देखा गया था। 1981 में सर्वप्रथम एड्स दिखा था। अब ये 1981 में कहां देखा था, कौन से शहर में देखा था, इतना डिटेल में आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। सीधा याद रखना 1981 में सबसे पहला केस देखा गया था किसका? एड्स का। अगर जानना चाहते हैं तो यूएसए में था, अमेरिका में सबसे पहला केस हुआ था। और एटलांटा वो शहर का नाम है जहां पर ये केस देखा गया था किसका? एड्स का। क्या ये एक संक्रामक रोग है? ऑब्वियसली बात है, ये एक संक्रामक रोग है। और लगभग कितने वर्ष हो चुके हैं? 1981 से लेकर अगर 2024 तक की बात करें तो लगभग 25 वर्षों में लगभग 2 करोड़ 50 लाख लोग इस रोग से ग्रसित हो चुके हैं या मर चुके हैं। कितने मर चुके हैं इस रोग से? लगभग 2,50,00,000 लोग जो हैं इस रोग से मर चुके हैं। कौन से रोग से? एड्स रोग से। क्या यहां तक की बात समझ में आई? ये शिवानी शुक्ला, बच्चे में वायरस होगा, बिल्कुल होएगा, बच्चे में वायरस होएगा, लेकिन क्या वो वायरस उस बच्चे में जो है रोग उत्पन्न करेगा? रोग कब उत्पन्न होएगा? इस रोग में हो क्या रहा है? उपार्जित प्रतिरक्षा खराब हो रही है। तो उपार्जित प्रतिरक्षा की डेफिशिएंसी होती है और उपार्जित प्रतिरक्षा जन्मजात नहीं मिलती। इसीलिए हमने बोला कि ये रोग जन्मजात नहीं है। ये चीज हम कल ऑलरेडी पढ़ चुके थे, इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। सर, हमारे गांव के प्रधान समेत 4 लोग एड्स पॉजिटिव पाए गए हैं। देख रहे हैं भाई? तो किसी ने कहा था कि सर ये जो है कोरोना से भी ज्यादा है। आप देख सकते हैं यार, 2,50,00,000 लोग अब तक मर चुके हैं। इतने नहीं मरे थे कोरोना से दोस्त।
सो इसीलिए मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा संक्रामक रोग जो पूरे विश्व में जिससे सबसे ज्यादा मौत जो हुई है वो कौन सा है? एड्स है। ठीक है जी, चलें आगे। नेक्स्ट पांचवा बिंदु। पांचवा बिंदु जो है वो ये कि पांचवा बिंदु जो है ये किससे फैलता है सर? HIV वायरस से होता है। किससे होता है सर? एड्स जो है वो HIV वायरस से होता है। अब HIV वायरस जो होता है उसकी फुल फॉर्म आप चाहें तो लिख सकते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु। ठीक है दोस्त, ये इस वायरस से होता है। चलिए छठा बिंदु, ये वायरस कैसा था? क्या ये रेट्रो वायरस था? सर फिर भी पॉपुलेशन कम नहीं हो रही है। हाँ जी बेटा, जल्दी से मुझे बताइए, क्या ये एक रेट्रो वायरस था? HIV विषाणु जो है वो किस प्रकार का विषाणु है? सर ये एक पश्चय विषाणु है। कैसा विषाणु है? पश्चय विषाणु है। पश्चय विषाणु यानी रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस का मतलब क्या था? आपको कल मैंने बताया था कौन सा होता है पश्चय विषाणु, कौन सा होता है? सर HIV में डेफिशिएंसी आता है। अरे वेट कर, डेफिशिएंसी आता है, ऑब्वियस ही बात है। HIV जो होता है, HIV में डेफिशिएंसी नहीं आता। HIV एक वायरस है, एक वायरस जो हमारे अंदर हमारी प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, कौन सा? उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र, उसको जीरो कर देता है, कमी कर देता है उसकी। ऐसे वायरस को हमने क्या बोला है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी ऐसा वायरस जो ह्यूमंस के अंदर उनके इम्यून सिस्टम को समाप्त कर देता है, खत्म कर देता है। ऐसे वायरस को हमने क्या बोला? HIV वायरस। ठीक है, हमने बोला कि HIV वायरस कैसा है? रेट्रो वायरस है, पश्चय विषाणु है। पश्चय विषाणु का मतलब क्या था? याद आ रहा है? कौन होते पश्चय विषाणु? रेट्रो वायरस कौन होते हैं दोस्त? सर वो वायरस जिनके अंदर क्या मिलता है? जिनका जीनोम जो होता है, जिनका आनुवांशिक पदार्थ जो होता है, जीनोम वर्ड याद ना रहे तो आनुवांशिक पदार्थ, जिनका आनुवंशिक पदार्थ कौन होता है? सर आनुवांशिक पदार्थ RNA होता है ना। लेकिन जब ये वायरस संक्रमण करते हैं, जब ये पोषक कौन होता है? होस्ट को संक्रामित करते हैं, तो RNA DNA में बदल जाता है। RNA DNA में बदल जाता है। RNA किस में बदल जाता है? DNA में बदल जाता है। ऐसे वायरस को हम क्या बोलते हैं? रेट्रो वायरस बोलते हैं, पश्चय विषाणु बोलते हैं। क्या ये कल हमने जाते जाते इतनी सी बात पढ़ी थी कि वो वायरस जिनके अंदर मिलता तो RNA है, जिनका आनुवांशिक पदार्थ तो कौन होता है? RNA होता है, लेकिन जब ये संक्रमण करते हैं तो इनका RNA किस में बदल जाता है? DNA में बदल जाता है। क्या इतनी सी बात याद है? क्या इतनी सी बात में कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? जल्दी से समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट 8वें बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। अगला बिंदु, फटाफट मुझे बताइएगा, एड्स का संक्रमण कैसे होता है, या HIV संक्रमण कैसे होता है? ये एड्स का जो वायरस जो है, HIV वायरस, ये कैसे संक्रामित होता है? 4 तरीके सीधे सीधे याद रखने थे। पहला, असुरक्षित यौन संबंध से। असुरक्षित यौन संबंध से एक तरीका है, ठीक है जी। दूसरा तरीका क्या था? संक्रामित सुई का उपयोग करने से। संक्रामित सुई या औजार का उपयोग करने से। अब ज्यादातर वो लोग जो किसका सेवन करेंगे? ड्रग्स का सेवन करेंगे। ड्रग्स का सेवन जो करते हैं, ज्यादातर लोग जो ड्रग्स का सेवन करते हैं और सुई को कहां पर लगाते हैं? शिरा में लगाते हैं।
सुई को शिरा में लगाते हैं, तो उनके अंदर क्या हो सकता है सर? ऐसी सुई जो संक्रामित है उसमें क्या होएगा सर? फैल सकता है। तीसरा, कहीं ना कहीं आप अच्छे तरीके से जानते हैं, रक्त आदान करने से, रक्त आदान करने से वो लोग जिनको जल्दी जल्दी रक्त की जरूरत होती है, ऐसे कई लोग जिनको ऐसी कई बीमारियां होती है जिनमें बार बार क्या चढ़ाया जाता है? रक्त चढ़ाया जाता है। जैसे हमारी एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया, अगर आप ध्यान से पढ़े हो, एनसीईआरटी की लाइनें ध्यान से पढ़े हो, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ती कि बार बार रक्त चढ़ाया जाता है लोगों को? तो कुछ ऐसी रोग होते हैं जिसमें टाइम टू टाइम ब्लड को क्या करना पड़ता है? चढ़ाना पड़ता है। जैसे कौन सा रोग है? थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में पूरे ब्लड को क्या करना पड़ता है? रिप्लेस करना पड़ता है, नया ब्लड डालना पड़ता है। तो रक्त आधान जिनमें बार बार होता है, रक्त आधान जिनमें बार बार होता है, उनमें चांसेस है। अब उनमें कैसे चांसेस है? जो रक्त चढ़ाया जा रहा है अगर उसकी प्रॉपरली मॉनिटरिंग नहीं हुई, उसकी निगरानी नहीं हुई, उसको चेक नहीं किया गया ऐसे ब्लड को, तो हो सकता है कंटामिनेटेड ब्लड से, संदूषित रक्त जो है वो उस व्यक्ति के अंदर चढ़ा दिया तो उसको क्या हो जाएगा जनाब? एड्स हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, तीसरी लास्ट कंडीशन क्या थी? संक्रमित माता से शिशु में, संक्रमित माता से शिशु में भी जा सकता है कौन? एचआईवी का संक्रमण। ठीक है, यह है एचआईवी का संक्रमण। एड्स मैंने आपको कल भी बताया था कि एड्स को मैं प्रॉपरली ऐसे नहीं बोला जाएगा। देखो बड़े स्तर पर हम, एड्स इज नॉट ए डिजीज, एड्स इज ए सिंड्रोम। एड्स की फुल फॉर्म में भी क्या लिखा हुआ है? एड्स एक सिंड्रोम है। सर सिंड्रोम का मतलब क्या था? एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी कंडीशन जिसमें कई सारे रोगाणु शरीर में आ जाएंगे और कई सारे रोगाणुओं के रोगों के लक्षण पैदा हो जाएंगे, तो ऐसी परिस्थिति को हमने क्या बोला? एड्स। तो एड्स फुल ब्लोन जब कंडीशन में आता है, यानी पूरी तरीके से अपनी चरम सीमा पर आता है, तो कई सारे रोगों के लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं। उस परिस्थिति को हम क्या बोलते हैं? एड्स बोलते हैं। हां जी, यहां तक की बात। डन प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड चीज पढ़नी है, चाचा चौधरी नहीं बनना है भाई दोस्त, तूने ध्रुव भाई। ठीक है जी। तो एचआईवी का संक्रमण इन 4 तरीकों से होता है। एचआईवी वायरस की फुल फॉर्म, एचआईवी वायरस कैसा होता है? रेट्रोवायरस होता है। रेट्रोवायरस कौन होते हैं? जिनके अंदर आनुवांशिक पदार्थ कौन होता है गुरु? आरएनए होता है। लेकिन जब ये वायरस संक्रामित करता है तो आरएनए किस में बदल जाता है? डीएनए में बदल जाता है। हां जी, यहां तक की बात। सर हमें डी समझ में नहीं आया। बेटा अगर मदर जो है उसके अंदर वायरस है और वो वायरस जो है वो प्लेसेंटा से होते हुए अर्चिता किसमें चला जाएगा? बच्चे में चला जाएगा। तो वो बच्चा है तो संक्रामित, बच्चे के अंदर वायरस तो चला गया, लेकिन वो वायरस रोग कब पैदा करेगा? जरा सोचो बच्चे में। क्या वो एड्स के जो, जिसको हम रोग बोल रहे हैं, एड्स रोग बोल रहे हैं, या एड्स के जो लक्षण जो आएंगे वो कब आएंगे? उस शिशु में पैदा होते ही आ जाएंगे, या वो बच्चा थोड़ा बड़ा होएगा तब आएंगे? जब उसके अंदर उपार्जित प्रतिरक्षा पैदा होगी तभी तो आएंगे ना। हां जी, हां जी, क्लियर है सर? तीसरा समझ में नहीं है, रक्त आदान। अरे भाई सोच, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बार बार ब्लड चढ़ाया जा रहा है। ठीक है, कई डिजीज होती है जिसमें बार बार ब्लड चढ़ाया जाता है, ब्लड डाला जाता है। ठीक है, अब मैंने बोला एक व्यक्ति को ब्लड डाला जा रहा था, ठीक है, और वो जो ब्लड जो डाला जा रहा था उसकी प्रॉपर चेक नहीं किया गया, मान लो, तो क्या वो ब्लड अगर अंदर जाएगा और उस ब्लड में अगर वायरस है तो क्या वो वायरस बॉडी में नहीं चला जाएगा? चला जाएगा। हाँ जी सर, ये समझ में नहीं है कि आरएनए डीएनए में चेंज कैसे होता है। बेटा आरएनए को डीएनए में चेंज करने के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है जिसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब सर ये बदल क्यों रहा है वो अभी आएगा कि सर क्यों बदलता, आरएनए डीएनए में क्यों बदलता, उसका भी रीजन बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना, मिलता है इनमें आरएनए
जो डीएनए में बदलता है। क्यों बदलता है डीएनए में वो भी बताऊंगा। कैसे बदलता है डीएनए में इतना सा याद रखना, एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो इसको बदलता है। ठीक है। सर क्या ये कोलोस्ट्रम से भी जा सकता है? लल्लू हो क्या तुम? हैं गुड़िया कुमारी, लल्लू हो क्या? बिल्कुल ही। सर ब्लड में वायरस है तो डोनर क्यों नहीं मरा? अगर ये मूर्खतापूर्ण अगर सवाल अगर बंद हो गए हो तो आगे चलें। आपको याद है एड्स के लक्षण कब दिखाई देते हैं? अगर आपको विंडो पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड अगर याद आ रहा हो तो 5 से 10 सालों में एड्स के लक्षण दिखाई देते हैं। एक महिला जिसको एड्स हुआ, मतलब जिसके अंदर एचआईवी संक्रामित हो गई है वो, ठीक है, अब वो महिला अगर गर्भवती हो गई है, उसके अंदर कोई लक्षण नहीं है, तो क्या उसके बच्चे में जा सकता है? हां जा सकता है। क्या उसके बच्चे में लक्षण होंगे? नहीं, लेकिन उसके अंदर एचआईवी का वायरस है? हां है। सर एड्स जेनेटिकल है क्या? और कुछ? सर मतलब एड्स वो कंडीशन है जिसमें कई सारे रोग नहीं होते, सिर्फ उनके लक्षण आते हैं। वेल डन, गजब गजब ट्रैक पर चल रहे हो तुम लोग, सही ट्रैक पर चल रहे हो, बहुत ही गजब चल रहे हो। जिसमें रोग नहीं होते हैं उनके लक्षण दिखाई देते हैं। वाह गजब बेटा। मतलब अगर मेरे को अगर कोई रोग है तो रोग के लक्षण होंगे, वो रोग नहीं कहलाएगा। परफेक्ट। तो एचआईवी के संक्रमण इन 4 तरीकों से याद रखना बेटा, ये 4 तरीके जिनसे एचआईवी का क्या होता है गुरु? संक्रमण होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट 9th बिंदु पर आते हैं बेटा। 9th बिंदु जो है वो ये, अगर ये 4 कंडीशन अगर आपने देख ली है तो इन 4 कंडीशंस के बेसिस पर मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो एचआईवी संक्रामित होता है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या तरल के माध्यम से जा रहा है? कैसा बोल सकता हूं? चलो इतने में चाय पी लूं, इतने तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूं, इतने चाय भी खत्म हो जाएगी, तुम्हारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, है ना। मैंने जस्ट एक क्वेश्चन पूछा क्या कि ये जो एचआईवी का संक्रमण है, क्या तुम्हें लग रहा है कि शरीर के द्वारा स्त्रावित जो तरल है उन तरल के माध्यम से जा रहा है? क्या ये मैंने बात सही बोली? सर यानी घर में एड्स का रोगी और पूरा घर खत्म। कौन है? विष्णु ठाकुर। विष्णु ठाकुर मैं आपको एक चीज बताता हूं। विष्णु ठाकुर, ये एड्स की जो बीमारी है ना विष्णु ठाकुर, इसको हम बोलते हैं अज्ञानता के कारण मत मरो रोग। ये तेरी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि एड्स को हम क्या बोलते हैं? अज्ञानता के कारण मत मरो। इस रोग को नाम दिया जाता है विष्णु ठाकुर, अज्ञानता के कारण मत मरो। और तू वही काम कर रहा है कि अगर घर में किसी को एड्स है तो पूरा घर खत्म हो जाएगा, है ना। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ज्यादातर लोग वही खत्म हो जाते हैं जिनमें ज्ञान नहीं होता है। ये फालतू की चीज जब सोचते हैं वो क्या कि अगर एक व्यक्ति को हो गया तो पूरा परिवार खत्म, कैसे उसने हाथ मिला लिया, यही ना, यही सोच रहा है। एक सिंपल सी कंडीशन लेकर चलते हैं विष्णु ठाकुर। मान लो एक परिवार है जिसमें पापा है, मम्मी है, उनके बच्चे हैं, दादा दादी हैं और एक चाचा है। चाचा ने अनेक जगहों पर जाकर यौन संबंध स्थापित किए। सुनना, ठीक है विष्णु ठाकुर, अनेक जगहों पर जाकर यौन संबंध स्थापित किए। वैश्यावृत्ति अगर आप लोगों ने नाम सुना हो तो उससे वो जुड़ा हुआ था। कई महिलाओं के साथ यौन संबंध स्थापित किए, जिसमें से एक महिला को एड्स था।
अब अगर उस महिला को एड्स था तो डेफिनेटली उस चाचा को क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। अब मुझे बता विष्णु ठाकुर, एड्स किसको हो गया, चाचा को हो गया, क्या पूरा परिवार खत्म हो जाएगा उस चाचा के कारण? जो मम्मी पापा हैं वो खत्म, बच्चे खत्म, दादा दादी खत्म, क्योंकि चाचा को हो गया। बताओ सर, रोग है लेकिन लक्षण नहीं है। कौन आया, नया 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 मुर्गा है, कौन है ये, डीसीपी चिट्रोले। सर रोग है लेकिन लक्षण नहीं है, ये कैसे हो सकता है? अगर लक्षण नहीं है तो उस रोग ही क्यों बोलेंगे? वाह, देखो एक और नया मुर्गा आया है, डीसीपी चिट्रोले। और चाहिए मुझे ऐसे मुर्गे। सर हमको सिम्टम्स बताइए सर एड्स के। देख रहे हो बेटा, तुम लोग देखो इनके कमेंट्स देखो एक बार, जो पिछले साल के ड्रॉपर हैं या जो पढ़ने के इच्छुक है, जरा इनके कमेंट्स देखो, तुमको आइडिया लग जाएगा तुम्हारे साथ कौन पढ़ रहे हैं, ये तुम्हें आइडिया लग जाएगा। सर चाचा की वाइफ खत्म, अरे हमने कब बोला चाचा की शादी हुई थी? हमने बोला चाचा नाबालिग वो है, चाचा जो है शादीशुदा नहीं है। अब बताओ, ओह माय गॉड, जरा देखना यहां पर संक्रमण जो हो रहा था, क्या वो द्रव के माध्यम से या तरल के माध्यम से हो रहा था? जरा सोचिए। असुरक्षित यौन संबंध जब स्थापित होंगे तो याद करिए, क्या नर से कोई तरल निकलता है? क्या मादा में भी तरल होता है? याद करिए, कहीं योनि मार्ग में कहीं ना कहीं बार्थोलिन ग्रंथि थी, याद करिए, जो तरलीय होती है। हाँ, उस तरल में अगर वायरस होएगा तो वो किसके संपर्क में आएगा? सर नर के। सिमिलरली नर ने वीर्य सेचन कर दिया किसमें? मादा में, तो तरल के माध्यम से हुआ। हाँ जी, यहां पर सुई और औजार। सर सुई के अंदर क्या? सुई के अंदर रक्त की अगर बूंदे होंगी तो उसमें होएगा वो वायरस। औजार को क्लीन नहीं किया, अगर उसके ऊपर बूंदे होंगी उसमें होगा वायरस। रक्त सीधा सीधा डाल दिया, उसमें होगा वायरस। संक्रमित माता से शिशु में किसके द्वारा जा रहा था? अरे बॉडी के अंदर फ्लूइड है, फ्लूइड के माध्यम से ही तो जा रहा है। तो कुल मिलाकर शरीर, ये एचआईवी का संक्रमण जो है वो शरीर से स्त्रावित तरल के माध्यम से होता है। तो एचआईवी का संक्रमण शरीर से स्त्रावित तरलीय पदार्थों के माध्यम से होता है। देखो बेटा, जिसको नीट क्लियर करना है, क्रैक करना है, वो सीधा सीधा पढ़ रहा है, वो फालतू की यहां पर बकैतियां नहीं कर रहा है। ये चीज सोच लो, समझ लो। तुमको करनी है तुम बिंदास करो, मैं नेग्लेक्ट करूंगा दोस्त, ठीक है? समझ में आ गई बात? तुम मैच्योरिटी नहीं दिखाओगे तो सीधी सी बात है, इमेच्योर ही कहलाओगे। ऐसे इमेच्योरिटी वाले क्वेश्चंस ही पूछते रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। देखो सीधी सी बात है। अब तुम फालतू के क्वेश्चन पूछो, सर पेन से हो सकता है, है ना? सर पसीना था, मेरे पसीना था, उस पसीने को मैंने निकाला और 2 बूंद पसीने की दूसरे व्यक्ति के अंदर डाल दी, हो सकता है। गजब। तो ये याद रख सकता है, ये याद रख ले। अगर ये याद रख सकता है तो अच्छी बात है, नहीं याद रख सकता बिंदास छोड़ सकता है। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट, तो याद रखना कहां से कहां तक होता है इसका, भूल मत जाना। कैसे कैसे? जो तरलीय पदार्थ के माध्यम से ये फैलता है। नेक्स्ट, आप में से कितने बच्चों को ये वर्ड याद आ रहा है? इंक्यूबेशन पीरियड, उद्भवन काल याद आ रहा है? उद्भवन काल ये वर्ड याद आ रहा है कब? संक्रमण से लेकर लक्षण उत्पन्न होने तक का समय।
क्या कहला रहा था, याद आ रहा है आपको? इसको हमने क्या बोला था? इंक्यूबेशन पीरियड बोला था, उद्भवन काल बोला था। हाँ जी, क्या हमने इसको उद्भवन काल बोला था, याद आ रहा है? तो एड्स का यानी एचआईवी संक्रमण का उद्भवन काल कितना होता है? तो याद रखना, ये कुछ महीनों से लेकर कई वर्षों तक हो सकता है। कितने वर्षों तक? 5 से 10 वर्ष तक। ये याद रखना, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा गया है। क्या कि एड्स के संक्रमण से लेकर लक्षण उत्पन्न होने तक का समय काल कितना हो सकता है? तो हो सकता है कुछ महीनों में भी आ जाए, लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होता है, कई वर्षों में इसके क्या आते हैं, लक्षण उत्पन्न होते हैं। आई नो शिवानी, तुमको बहुत जल्दी है कि सर लक्षण बता दो, लक्षण बता दो, लक्षण बता दो। अभी बता रहा हूं बेटा, और मेरे को पता है अभी जब लक्षण बताऊंगा तो और क्या बेवकूफी भरे क्वेश्चन तुम पूछ सकते हो, वो भी बताऊंगा अभी मैं। देखो, तो इसके भूल मत जाना, इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो कई वर्षों तक होता है, 5 से 10 वर्षों तक का भी होता है। ठीक है जी, चलें। सर मलेरिया भी ब्लड डोनेशन से हो सकता है? सोचो बेटा, सोचो, मलेरिया ब्लड डोनेट करने से होएगा बेटा? और कोई बालक ऐसे प्रश्न? सर आज मेरे को ब्लड की जरूरत थी, किसी ने मुझे ब्लड चढ़ा दिया और मुझे मलेरिया हो गया। सर ड्रग्स वाला समझ में नहीं आया। नेहा आप मुझे बताओ, मैं ड्रगी हूं, मैं ड्रग्स लेता हूं, मैं रोज ड्रग्स लगाता हूं, ठीक है, चरस, गांजा और ये जितने भी होते हैं, जो भी चीजें होती हैं ड्रग्स के अंतर्गत आती है, उनको मैं लेता हूं। जस्ट इमेजिन, मैंने हमेशा ये बोला कि जब भी चीज समझ में ना आए अपने ऊपर एग्जाम्पल लो। कई बार सामने वाले को हंसी आएगी लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या लिया? ड्रग्स लिया। अब वो ड्रग्स कई तरीकों से लिया जा सकता है। वो स्नॉटिंग के द्वारा लिया जा सकता है, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, नाक के द्वारा खींचकर इस तरीके से लिया जा सकता है ना। वो ड्रग्स जो होता है वो इंजेक्शन के माध्यम से भी लिया जा सकता है, यानी इंजेक्ट किया जाता है उस ड्रग को, किसमें? शिराओं में, वेन्स में डाला जाता है। अब जरा सोचो, ऐसे लोग जिसको एड्स है, किसी को एड्स है और वो ड्रगी है, उसने सुई का इस्तेमाल किया, अपने डाला, उसने ड्रग डाल दी, अब सुई उसने जब निकाली तो हो सकता है खून की बूंदें कुछ सुई के अंदर रह गई, और उसी सुई का इस्तेमाल किसी उसी के दोस्त ने कर लिया, वो भी ड्रगी था, तो उसको एड्स हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा, खत्म। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा यहां पर। नेक्स्ट अब बात करते हैं एचआईवी संक्रमण के दौरान या एचआईवी जब शरीर में जाता है तो शरीर में जाकर किसको प्रभावित करता है। तो अब यहां पर थोड़ी सी क्रिया विधि देख लेते हैं। किसकी क्रिया विधि देखने वाले हैं कि जब एचआईवी शरीर में जाता है। तो ध्यान से देखना बेटा, एचआईवी वायरस की अगर मैं संरचना बताऊं तो पहले मैं एचआईवी वायरस की स्ट्रक्चर बता देता हूं 11वें बिंदु में, फिर आगे चीज समझ में आ जाएगी। एचआईवी वायरस संरचना, देखो एचआईवी वायरस की अगर मैं संरचना की बात करूं तो बहुत सीधी सीधी संरचना याद रखनी है। ये एक आरएनए है। कोई मुझे बताएगा ये एस का मतलब क्या था? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब अगर एक फालतू का प्रश्न आया ना यहां पर, इलॉजिकल और स्पैम किया, तुम्हारी ये लास्ट क्लास हो जाएगी, याद रख लेना। ठीक है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। कौन है ये? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये एक और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। क्या है बेटा हमारे पास? 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, और इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के पास में एक एंजाइम है, इसके पास में भी एक एंजाइम है। इस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और इसका नाम भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। तो 2 हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और 2 ही हमारे पास क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, और इनको आवृत करने वाला प्रोटीन का आवरण है। इनको आवृत करने वाला प्रोटीन का आवरण है।
ये प्रोटीन का आवरण है और ये हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम थे। ठीक है दोस्त, यहां तक की बात, इतनी सी बात समझ में आ गई। हम डिटेल में नहीं जा रहे। देखो, जिसको डिटेल में पढ़ना, मैंने पिछले साल पढ़ाया था, बहुत डिटेल में पढ़ाया था, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं साफ साफ शब्दों में। सिंपल याद रखना है, एचआईवी वायरस में क्या मिल रहा है सर? आनुवांशिक पदार्थ किससे बना हुआ है सर? आरएनए से। कितने आरएनए मिल रहे हैं? 2 आरएनए मिल रहे हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कितने मिल रहे हैं? 2 मिल रहे हैं। तो हम सीधा बोलेंगे पहला बिंदु, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिल रहे हैं जिनसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जुड़े रहते हैं। जिससे कौन जुड़े रहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जुड़े रहते हैं और ये प्रोटीन आवरण से आबद्ध होते हैं। प्रोटीन आवरण से कवर्ड होते हैं या आबद्ध होते हैं। आबद्ध वर्ड अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा था, आबद्ध। आबद्ध मतलब कवर्ड होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, ये प्रोटीन का आवरण है। इतना सा याद रखना है। डिटेल में जाएगा, बहुत सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई हुई हैं। ये प्रोटीन का आवरण जो होता है, इसके बाहर ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर भी होती है, उसमें ग्लाइकोप्रोटीन 80 भी होता है, 121 भी होता है। ये जो प्रोटीन का आवरण होता है, ये भी 2 प्रकार का होता है, P17 होता है, P21 होता है। बहुत सारी चीज बताई हुई है, लेकिन अभी इस चीज का कोई लॉजिक नहीं है। सिंपल, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, सिंपल तरीके से याद रखना है। एचआईवी वायरस में ये आनुवांशिक पदार्थ है, ये प्रोटीन का खोल है, प्रोटीन का आवरण है, अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, खत्म खल्लास। अब बात करते हैं सर क्रियाविधि की। क्रियाविधि की अगर मैं बात करूं कि ये जो वायरस जब शरीर में आता है, एचआईवी वायरस जब शरीर में आता है, जब ये मानव शरीर में आता है, तो मानव शरीर के अंदर ये सबसे पहले जाकर हमारी एक कोशिका को संक्रामित करता है और वो कोशिका का नाम है महाभक्षाणु कोशिका, जो आपने याद रखनी है। किसको संक्रामित किया? महाभक्षाणु यानी मैक्रोफेज। किसको संक्रामित किया? मैक्रोफेज को। अब आइए देखते हैं कुछ इस तरीके से। सपोज ये हमारी मैक्रोफेज है। ये कौन है भैया? ये हमारी मैक्रोफेज कोशिका है और इस कोशिका के अंदर मान लो ये इसका केंद्रक है। और यहां पर कौन आया गुरु? ये आ गया है सर, ये वायरस था और ये अंदर आ गया है। अब ये अंदर आकर क्या करेगा, वो चीज समझने वाली है। अब ये कौन था सर? ये हमारा एचआईवी था। अब ये अंदर आ गया है। इस एचआईवी के अंदर कौन मिल रहा है गुरु? ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है सर। इसके अंदर आरएनए मिल रहा है, 2 आरएनए मिल रहे हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिल रहे हैं और ये हमारी जो कोशिका है इसका नाम है मैक्रोफेज है। अब ये मैक्रोफेज के अंदर आकर ये आरएनए किस में बदलता है सर? डीएनए में बदलता है। यानी ये वायरस जो है, इस वायरस के अंदर आरएनए किस में बदलेगा सर? डीएनए में बदलेगा। यानी इस वायरस के अंदर किसका निर्माण हो जाएगा सर? डीएनए का निर्माण हो जाएगा। ठीक है जी, डन। इतनी सी बात समझ में आई। क्या बोला हमने? एचआईवी वायरस आता है, मानव शरीर में आता है, महाभक्षाणु को संक्रामित करता है और संक्रमण के बाद एचआईवी का आरएनए डीएनए में बदल जाता है। एचआईवी आरएनए जो है वो किस में बदल जाता है? डीएनए में बदल जाता है। अब आप बोलेंगे सर क्यों बदला? ये चीज बताओ ना, क्यों बदला क्यों है? वो इसलिए बदला है क्योंकि ये जो डीएनए जो होएगा, एचआईवी का डीएनए, ये जाकर जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? ये जो मैक्रोफेज के केंद्रक के अंदर जो डीएनए है, उस डीएनए से जाकर जुड़ेगा। कौन? ये कौन है सर? ये डीएनए किसका है सर? एचआईवी डीएनए है। और ये किसका डीएनए सर? ये मैक्रोफेज का डीएनए है। अब ये एचआईवी का डीएनए जो है, ये मैक्रोफेज के डीएनए से कब जुड़ेगा? जब ये डीएनए है और ये भी डीएनए होगा तभी तो जुड़ेगा। भाई डीएनए डीएनए से जुड़ेगा ना, आरएनए डीएनए से थोड़ी ना जुड़ेगा। तो जिसने पूछा था कि सर आरएनए डीएनए में क्यों बदलता है, क्योंकि इस डीएनए से जुड़ना है। अब कौन जुड़ेगा? आरएनए जुड़ेगा कि डीएनए जुड़ेगा? डीएनए। तो आरएनए को बदलना पड़ा किसमें? डीएनए में।
आरएनए को डीएनए में बदलने के लिए यहां पर एचआईवी का अगर आरएनए है तो उस आरएनए को डीएनए में बदलने के लिए एक एंजाइम की जरूरत थी, और उस एंजाइम का नाम क्या था? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसके पास खुद था। क्या था? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सर हमको समझ में नहीं आया। मैंने कहा वापस से सुनो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, वापस से सुनो। ठीक है, क्या बोला मैंने बोला ये मैक्रोफेज थी, इसके अंदर ये एचआईवी का वायरस आया। आ गया? हाँ सर। हिसाब से मैक्रोफेज का काम क्या होता है? भक्षण होता है। हाँ जी बिल्कुल भक्षण होता है, लेकिन ये एचआईवी इतनी तेजी से आया, इतनी जल्दी इसने काम किया कि ये कोशिका उसका भक्षण ही नहीं कर पाई। जल्दी से आकर इसका आरएनए डीएनए में बदला। हाँ सर बदल गया। आरएनए अगर डीएनए में बदल रहा है तो बदलने के लिए इसके पास खुद के पास क्या था? सर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज था। उस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से डीएनए में बदला। क्यों बदला सर? क्योंकि ये एचआईवी चाहता है कि ये एचआईवी वायरस चाहता है कि इसकी और कॉपीज बने। और क्या बने? कॉपी बने, यानी ऐसे और सारे एचआईवी अंदर बने। तो बनने के लिए इसका जो डीएनए, इसके डीएनए में चेंज करना पड़ेगा। किसके? इस मैक्रोफेज के डीएनए में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? जब इसका आरएनए किसमें बदलेगा? डीएनए में, और वो डीएनए जाकर जुड़ेगा इस डीएनए के साथ में। अब ये डीएनए किसके साथ जुड़ा? सर इसके साथ जुड़ गया। अब जुड़ने के बाद क्या करेगा? वो चीज समझने लायक है, जरा ध्यान से सुनना। आप मुझे बताइएगा, आप सभी ने एक वर्ड सुना होगा या एक सिंपल सी बात सुनी होगी कि मैं एक गंदी मछली जब तालाब में चली जाती है तो उस तालाब के अंदर और मछलियों को क्या कर देती है? गंदा कर देती है। इतनी सी बात समझ में आती है। तो बेटा ये जो डीएनए जो था, ये इस होस्ट के डीएनए के साथ जुड़ता है। ये होस्ट के अगर डीएनए के साथ अगर जुड़ता है तो अब आप मुझे बताइए, क्या मैं इस परिस्थिति को समविष्ट बोल सकता हूं? क्या बोल सकता हूं? क्या बोल सकता हूं? क्या एचआईवी डीएनए पोषक कोशिका के डीएनए के साथ समविष्ट हो जाता है। समविष्ट का मतलब क्या होता है? जुड़ जाता है। समविष्ट का मतलब जुड़ जाता है। अब इतनी सी बात सुनने समझने के बाद जरा ध्यान से सुनना। ये जब इसके साथ जुड़ जाता है तो जुड़ने के बाद क्या होएगा? अब यहां पर एक, ध्यान से सुनना, अब यहां पर एक लीडर है या एक प्रभावी डीएनए की तरह काम करता है। कौन? वायरस का डीएनए। और जो होस्ट का डीएनए है वो अप्रभावी रूप से काम करता है। ये डीएनए इस डीएनए को कंट्रोल करता है, और कंट्रोल करके क्या करवाएगा? जरा आप मुझे बताइए। ये डीएनए इस डीएनए को कंट्रोल कर लेगा। ये वायरस का डीएनए होस्ट के डीएनए को क्या कर लेगा? कंट्रोल कर लेगा। और कंट्रोल करके क्या बनाएगा? आप मुझे बताइए। अंदर डीएनए आगे चलकर क्या बनाएगा? सर आरएनए। आरएनए आगे चलकर क्या बनाएगा? सर प्रोटीन। ये इसको कंट्रोल करके क्या बनवाएगा? सर प्रोटीन्स बनवाएगा। क्या बनवाएगा? सर प्रोटीन बनवाएगा। ठीक है, सुनना प्लीज। हमारी एनसीईआरटी में ये चीज मेंशन नहीं है, इसलिए ध्यान से सुनना। क्या मतलब मेंशन है लेकिन तरीके से वो चीज लिखी हुई नहीं है, तो समझने की कोशिश करना। ये वायरस का डीएनए गया अंदर, होस्ट के डीएनए के साथ जुड़ गया, और होस्ट के डीएनए को क्या कर लिया? कंट्रोल कर लिया। अब कंट्रोल करके क्या करवाएगा? उससे कहेगा कि तू बना। क्या बना? प्रोटीन बना। कौन से प्रोटीन बना? वो प्रोटीन बना जिनसे मैं बना हुआ हूं। यानी वायरस जिस प्रोटीन से बना होता है ऐसे प्रोटीन का निर्माण करवाएगा। अब साहब प्रोटीन भी बनवा दिए, और क्या होएगा? ये किसका डीएनए था? सर वायरस का डीएनए था। ये वायरस का डीएनए, जरा ध्यान से सुनना, ये वायरस का डीएनए अपना रेप्लिकेशन भी तो करेगा, अपनी संख्या भी तो बढ़ाएगा ना भाई। अपनी संख्या बढ़ाता जा रहा है और होस्ट के डीएनए से प्रोटीन बनवाता जा रहा है। अपनी संख्या बढ़ा ली, प्रोटीन बनवा लिया होस्ट से। अब क्या करना है सर? ये जो डीएनए जो अंदर बना है, अब ये डीएनए बदलेगा, वायरस का डीएनए बदलेगा आरएनए में। सर वायरस का डीएनए आरएनए में बदलेगा, और ये आरएनए इन प्रोटीन के अंदर डाला जाएगा। ऐसी चीजें हमारी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है।
अब थोड़ा लॉजिकली थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि अगर ये होस्ट की सेल है, ये उसका केंद्रक है, ये उसका डीएनए है, अब आपने अंदर क्या भेज दिया सर? वायरस का डीएनए भेज दिया। ये वायरस का डीएनए इसके साथ जुड़ गया और जुड़ने के बाद क्या कर रहा है? अपनी संख्या तो बढ़ा रहा है, साथ ही साथ होस्ट के डीएनए को कंट्रोल करके क्या बनवा रहा है जनाब? प्रोटीन बनवा रहा है। प्रोटीन भी बनवाता जा रहा है और जनाब अपनी संख्या भी बढ़ाता जा रहा है। अपनी संख्या भी बढ़ा ली, प्रोटीन के खोल भी बनवा लिए। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि ये डीएनए आगे चलकर किस में बदलेगा सर? आरएनए में। ये डीएनए आरएनए में, ये डीएनए आरएनए में, और वो आरएनए इसके अंदर इंसर्ट किया जाएगा। अब आरएनए इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा तो जरा सोचिए क्या बन जाएंगे? वायरस के पार्टिकल्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? वायरस के पार्टिकल्स। तो हमारी एनसीईआरटी ने डायरेक्टली लिखा हुआ है क्या कि एचआईवी मानव के शरीर में जाकर महाभक्षाणुओं को संक्रामित करता है और संक्रमण के दौरान उसका आरएनए डीएनए में बदलता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से। फिर वो डीएनए जो होता है, जो डीएनए बदला है, वो डीएनए पोषक कोशिका के डीएनए के साथ जुड़कर उसे नियंत्रित करता है, उसे नियंत्रित करता है, उसे नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है और उसे नियंत्रित करता है और विषाणु के कणों का या विषाणु का निर्माण होता है। ये सिंपल विषाणु की गुणन होता है। वायरस जो है उसकी संख्या बढ़ती जाएगी किसके अंदर? इस सेल के अंदर जिसका नाम है मैक्रोफेज। प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न तेरे से पूछा जाएगा हु इज कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ एचआईवी। एचआईवी की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो महाभक्षाणु को हम क्या बोलते हैं? एचआईवी फैक्ट्री बोलते हैं। याद रखना। क्यों बोली है एचआईवी की फैक्ट्री? क्योंकि फैक्ट्री वो होती है जहां जाकर किसी चीज का निर्माण होता है। अब यही चीज तेरी एनसीईआरटी में साफ साफ एक इमेज के थ्रू दर्शाई हुई है। कौन सी इमेज जनाब? ये वाली इमेज। ये वायरस है, ये वायरस गया अंदर, जाने के बाद इसका कौन था जनाब? ये आरएनए था। आरएनए किसमें बदलता है? डीएनए में। ये डीएनए इस होस्ट के डीएनए के साथ जुड़ता है, जुड़ने के बाद इसको संक्रामित कर देता है। इससे जुड़ने के बाद इसको आदेश देता है, क्या बना? प्रोटीन्स बना। क्या करेगा? खुद रेप्लिकेशन करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा और फिर अपनी संख्या बढ़ाने के बाद ये इन प्रोटीन के खोल में इंसर्ट हो जाता है। कई सारे वायरस बन जाते हैं। फिर ये वायरस इतने सारे बन जाते हैं कि ये महाभक्षाणु फट जाती है और ये वायरस बाहर निकल आते हैं। यहां तक। अब आप बोलेंगे आगे सर, इसके आगे? ये तो सर महाभक्षाणु जो है वो नष्ट हो जाएगी। महाभक्षाणु जो है उसमें विषाणु का गुणन हो जाएगा। गुणन होने के बाद वायरस की संख्या बढ़ जाएगी। अब ये विषाणु जो है मैक्रोफेज को तोड़कर बाहर आ जाते हैं। किसको तोड़ दिया सर? महाभक्षाणु फटने के बाद महाभक्षाणु फट जाएगी और महाभक्षाणु फटने के बाद ये विषाणु, कौन? एचआईवी विषाणु जाकर अब संक्रामित करते हैं टी हेल्पर लसीकाणु को। और टी हेल्पर लसीकाणु को संक्रामित करने के बाद ये यही चक्र बार बार दोहराते रहते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। अब टी हेल्पर लसीकाणु अगर संक्रामित होएगी तो टी हेल्पर लसीकाणु जो होएगी, जरा दिमाग लगाइए, फटती जाएंगी, विषाणु की संख्या बढ़ती जाएगी। टी हेल्पर लिम्फोसाइट फटती जाएंगी, विषाणु की संख्या बढ़ती जाएगी। एक समय ऐसा आ जाएगा कि टी हेल्पर लसीकाणु खत्म हो जाएंगी और जब ये खत्म हो जाएंगी हमारे अंदर, तो अब आप खुद सोच लो ये क्या काम करती थी सर? ये बी लिम्फोसाइट को प्रेरित करती थी एंटीबॉडी बनाने के लिए। जब बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी नहीं बनाएगी क्योंकि ये खुद खत्म हो जाएगी, तो बी लिम्फोसाइट भी खत्म, टी लिम्फोसाइट की ये खत्म, यानी एंटीबॉडी नहीं बनेगी, तो हमारा उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, न्यूनता आ जाएगी। इस परिस्थिति को हम क्या बोलेंगे? एड्स बोलेंगे।
मोचित का मतलब फटना, मोचित का मतलब होता है निकलना। कोई चीज फटेगी तभी तो कोई चीज निकलेगी ना बेटा। सर मैक्रोफेज के बाहर चेंज क्यों नहीं हुआ आरएनए? क्योंकि बेटा हर एक वायरस को काम करने के लिए एक मशीनरी चाहिए होती है, एक सेल चाहिए होती है। आउटसाइड द बॉडी वायरस इज डेड, इनसाइड द बॉडी, इनसाइड किसके अंदर? किसके अंदर? हमारी आहार नाल, वो तो खोखली जगह है। तो वायरस कब एक्टिवेट होता है? जब वो एक सेल के अंदर जाता है। तो वायरस अपने आनुवांशिक पदार्थ को सेल में डालता है, वो आनुवांशिक पदार्थ जो है उस सेल की मशीनरी को कंट्रोल करता है और कंट्रोल करने के बाद अपनी संख्या बढ़ाता है। ठीक है, यहां तक की बात। तो कुल मिलाकर हम ये बोलेंगे कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। हमारे प्रतिरक्षा तंत्र जो है उसकी क्या हो जाएगी? न्यूनता हो जाएगी। अब इसके लक्षण क्या होंगे? एचआईवी संक्रमण के लक्षण क्या होंगे? अगर सिंपली लक्षणों की बात करें तो बहुत सीधे सीधे लक्षण याद रखने हैं। क्या क्या लक्षण होंगे? सर बुखार होएगा, बुखार बार बार, दस्त बार बार, वजन घटता जाएगा। क्या हो जाएगा? वजन जो है वो घटता जाएगा, बुखार बार बार होएगा, दस्त बार बार होंगे। ये सिम्टम्स, इनिशियल सिम्टम्स बोलते हैं बेटा इसको, प्रारंभिक लक्षण बोलते हैं किसके? एचआईवी संक्रमण जब करता है और फिर धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाने लग जाता है। हमारी टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स की संख्या धीरे धीरे जब खत्म होने लग जाती है, कम होने लग जाती है, यानी एड्स का वायरस फुल ब्लोन हो जाता है, यानी पूरी शरीर में फैलता जाता है, तो बुखार आने लग जाता है, दस्त बार बार आने लग जाते हैं, वजन घटता जाता है। ये इनिशियल सिम्टम्स होते हैं। इसके बाद क्या होएगा? यही पूछेंगे ना सर, ये तो प्रारंभिक लक्षण हैं, इन प्रारंभिक लक्षणों के बाद क्या होएगा? तो प्रारंभिक लक्षणों के बाद में, इसके बाद में क्या होता है कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो बिल्कुल क्या हो चुका है? सर हमारा जो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र जो है, हमारा उपार्जित प्रतिरक्षा, सुन लो पहले फिर उसके बाद प्रश्न लूंगा। हमारा उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र जो है उसकी क्या आ जाएगी? सर न्यूनता आ जाएगी। न्यूनता मींस डेफिशिएंसी हो जाएगी, डेफिशिएंसी मींस कमी हो जाएगी। तब आप मुझे बताइएगा इस परिस्थिति में क्या हमारे शरीर में अन्य रोगाणु वातावरण के द्वारा शरीर में अंदर प्रस्थान करेंगे, शरीर के अंदर जाएंगे? हां सर, अन्य रोगाणु शरीर में प्रवेश करेंगे और शरीर में अगर वो प्रवेश करेंगे तो हमारा शरीर उनको मार नहीं पाएगा, क्योंकि हमारी तो इम्यून सिस्टम ठप हो चुका है। तो इस कंडीशन में याद रखना क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? हमारे शरीर में क्या क्या जा सकते हैं? हमारे शरीर में जीवाणु जा सकते हैं। कौन से जीवाणु? जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ याद रखना, माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम, जिससे टाइफाइड, जिससे टीबी जैसी कंडीशन पैदा हो जाएंगी। कौन सी? ट्यूबरक्यूलोसिस। और क्या होएगा सर? और कौन जा सकता है? विषाणु जा सकते हैं। कई प्रकार के वायरल डिजीज हो सकती हैं। और क्या जा सकता है सर? कवक रोग हो सकते हैं। और क्या जाता है सर? एक परजीवी याद रखना है, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। दोस्त भूल मत जाना, तुम लगे पड़े हो अपनी फालतू की बातें करने में। लिटरली बोल रहा हूं, जो चीज है जितनी है उतनी समझो, आगे बढ़ो, समझो इस चीज को। पिछली बार भी कई बच्चों ने ऐसे ही टाइम वेस्ट किया था और फिर इस साल वो समझ गए हैं और फिर अब पूरा ध्यान उनका एनसीईआरटी पर है। जीवाणु जा सकते हैं। कौन सा जीवाणु? माइकोबैक्टीरियम। विषाणु जा सकते हैं। और कौन जा सकता है? एक परजीवी है। ये परजीवी जो है ये कौन से समूह के अंतर्गत आता है? प्रोटोजुआ। कौन सा प्रोटोजुआ परजीवी है? याद रखना, टॉक्सोप्लाज्म। टॉक्सोप्लाज्म
टॉक्सोप्लाज्म, इसका पूरा नाम होता है टॉक्सोप्लाज्म गोनोडी। ये हमारे गोनिड्स पर अटैक करता है, यानी हमारे जनन अंगों पर अटैक करता है। तो टॉक्सोप्लाज्म एक परजीवी है, ये हमारे जनन तंत्र को प्रभावित करता है। तो कुल मिलाकर ये याद रखना, यहां से प्रश्न बनता है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम कौन है बेटा? एक जीवाणु है, वो हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, विषाणु प्रवेश करेंगे, प्रोटोजोआ परजीवी टॉक्सोप्लाज्म जो है वो शरीर में प्रवेश करेगा। और अगर ये शरीर में प्रवेश करेंगे तो अन्य रोगों के लक्षण, अन्य रोग शरीर में, अन्य रोग शरीर को, अन्य रोग शरीर में, ये अन्य रोग जो है क्या बोलेंगे? अन्य रोग शरीर में, ये शरीर जो है अन्य रोगों से ग्रसित हो जाएगा। शरीर अन्य रोगों से ग्रसित हो जाएगा। अब आप मुझे बताइएगा, अगर शरीर में कई सारे रोग होंगे तो कई सारे रोगों के लक्षण पैदा होंगे, और शरीर में कई सारे रोगों के लक्षण साथ में जब आएंगे तो इस परिस्थिति को क्या मैं संलक्षण बोल सकता हूं? यानी साथ साथ कई सारे रोगों के लक्षण आ रहे हैं, तो इस परिस्थिति को हम क्या बोलते हैं? संलक्षण बोलते हैं। कई रोगों के लक्षण साथ साथ अभिव्यक्त होंगे। इस परिस्थिति को हम क्या बोलते हैं? संलक्षण कहते हैं। ये परिस्थिति क्या कहलाती है? संलक्षण कहलाती है, सिंड्रोम कहलाती है। तो बार बार जो तुम स्पैम कर रहे थे ना, रोग नहीं है लक्षण है, रोग नहीं है लक्षण है, ये नहीं है वो नहीं है, एक्चुअली सुनना नहीं है, समझना नहीं है, अटपटे सवाल पूछने हैं। ये सिंपल सी बात थी। अगर किसी के शरीर में ये एचआईवी गया, इसने जाकर हमारी मैक्रोफेज को अटैक किया, मैक्रोफेज को अटैक करने के बाद अपनी संख्या बढ़ाई, संख्या बढ़ाने के फिर बाद वहां से निकला, निकलने के बाद फिर हमारी टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स को अटैक किया, यहां पर अपनी संख्या बढ़ाई, अपनी संख्या बढ़ाता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी टी लिम्फोसाइट जो है खत्म होती जा रही है। टी लिम्फोसाइट खत्म होती जाएगी तो प्लाज्मा बी कोशिका या बी लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडी नहीं बनाए, एंटीबॉडी नहीं बनाएगी तो हमारी आखिरी सुरक्षा की पंक्ति कौन बना रही थी? टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। जब यही काम नहीं करेंगी तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र ठप हो जाएगा, उसमें डेफिशिएंसी आ जाएगी, न्यूनता आ जाएगी। और जब न्यूनता आ जाएगी तो हमारे वातावरण में इतने सारे रोगाणु हैं, जब वो हमारे शरीर में जाएंगे तो उन सारे रोगाणु क्या उत्पन्न करेंगे? अपने लक्षण उत्पन्न करेंगे, यानी कई सारे रोगों के लक्षण शरीर में पैदा होंगे। इस परिस्थिति को हम क्या बोलते हैं? संलक्षण बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं। वेल डन। तो क्या एड्स अकेले एक बीमारी है? एड्स मैंने इसीलिए बोला था, एड्स इज नॉट ए सिंगल डिजीज। एड्स एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें कई सारी डिजीज के, कई सारे रोगों के लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, अब आप जरा सोचिए, क्या एड्स कोई स्पेसिफिक अंग को प्रभावित कर रहा है? दिमाग लगाइए, क्या हमने यहां पर बात करी कि किसी स्पेसिफिक अंग को प्रभावित कर रहा है? नहीं मेरे भाई, आपके शरीर में लिम्फोसाइट कहां मिल रही थी, मैक्रोफेज कहां मिल रही है? थोड़ा दिमाग लगाओ, रक्त में मिल रही है ना। और ये वायरस जो होता है ये तरल के माध्यम से ही तो बहता है, तरल के माध्यम से ही तो जाता है, और आपके अंदर उस तरल में जो कोशिका है उन्हीं को संक्रामित कर रहा है, मैक्रोफेज को और बी लिम्फोसाइट को, टी लिम्फोसाइट को। बताओ सौरभ सिंह, जब मैंने आंसर दे दिया तो सुनते हो तुम? ये स्पैम करने पर धरे पड़े हो, लगे पड़े हो। तो क्या सर जिनको टीबी होता उनको एड्स भी हुआ रहता है? मेरे को पता था ऐसे आएंगे, बांगड़ू आएंगे, क्योंकि पिछले साल भी आए थे, इस साल भी वैसी बात है। ये कारवा थोड़ी ना रुकेगा बांगड़ू लोगों का, है ना शिवानी? सर जिनको टीबी होता है उनको एड्स होता है,
पिछले साल एक बच्चे ने कहा सर मेरा वजन जो है वो घटता जा रहा है, मुझे एड्स है। मतलब अगर जिसको टीबी हुआ उसको एड्स होगा। और कुछ, और किसी का सवाल ऐसा मन में किसी के प्रश्न आ रहा हो कि सर मेरे को ना बचपन में टीबी हुआ था तो मतलब मेरे को एड्स होगा? है कोई ऐसा जिसके मन में ऐसा सवाल अगर आ रहा हो? बेटा जिसको एड्स होगा उसके अंदर चांसेस हैं टीबी होने के। मैंने ऐसा बोला ना, ये तो नहीं बोला जिसको टीबी होगा उसको एड्स होगा, ऐसा बोला मैंने ये बोला कि जिसके अंदर एचआईवी का संक्रमण होएगा उसके अंदर और रोगाणु जाएंगे, और रोगाणु जाएंगे तो और रोग होने के चांसेस है, जिसमें से एक क्या है, टीबी होने का चांस। हाँ जी सर, ये एचआईवी वायरस सिर्फ इन्हीं 2 सेल्स में क्यों जाता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन मैं इसका आंसर अगर बताऊंगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा। सिर्फ इतना सा, ये जो देखो मैंने आपकी ये स्ट्रक्चर बनाई थी ना, प्लीज आप 2024 का एक बार लेक्चर देख लेना, उसमें मैंने ये चीज बताई हुई है कि सर ये सिर्फ उन्हीं 2 कोशिकाओं को ही प्रभावित क्यों कर रहा है, बाकी कोशिका को प्रभावित क्यों नहीं करता है। क्योंकि बेटा इस एचआईवी वायरस का ये जो आवरण जो होता है, इसके बाहर मिलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, GP121 और GP70 होता है। जीपी कौन होता है? ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये जो होता है इसका ग्राही जो होता है, ग्राही मींस रिसेप्टर जो होता है, उस रिसेप्टर का नाम होता है CD4। और ये CD4 रिसेप्टर जो होता है, CD4 क्लस्टर डायरेक्टर कहलाता है। क्लस्टर CD होता है, क्लस्टर डायरेक्टर होता है। ये CD4 क्या होता है सर? ये एक रिसेप्टर होता है, और ये रिसेप्टर जो होता है, ये ग्राही जो होता है, ये हमारी किस पर मिलता है? मैक्रोफेज पर और टी हेल्पर लिम्फोसाइट पर। ये किस पर मिलता है? मैक्रोफेज पर मिलता है। किस पर मिलता है? मैक्रोफेज पर और टी हेल्पर लिम्फोसाइट पर मिलता है। तो बेसिकली सारा खेल किस चीज की वजह से होता है कि एक ये एचआईवी पर्टिकुलरली उसी कोशिका को संक्रामित क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके ऊपर जो रसायन है उनके ग्राही उन कोशिकाओं पर पाए जा रहे हैं। तो ये इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए स्पेसिफिकली आपको बोला था कि प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड चीज पढ़िएगा, सिर्फ एनसीईआरटी। क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, बहुत बढ़िया। CD4, CD8, CD12 कई सारे होते हैं। चलो जी, इसको याद मत रखना भाई, बिल्कुल भी नहीं तो बावले हो जाओगे। ठीक है शिवानी, यहां तक की बात। ठीक है, चलें आगे। चलें आगे, नेक्स्ट। अब यहां तक की बात तो समझ में आ गई। अब बात आ रही है सर एचआईवी का पता कैसे लगाएं? कितने बिंदु हो गए सर? 15 बिंदु। नेक्स्ट 16वां बिंदु, एचआईवी जो है इसका, एचआईवी संक्रमण का निदान कैसे करें? किसी को पता है निदान क्या होता है? निदान को हम इंग्लिश में बोलते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मींस पता लगाना। कैसे पता लगाएंगे? तो यहां से दोस्त क्वेश्चन पूछा जाता है, एचआईवी संक्रमण का डायग्नोसिस करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उस विधि का नाम याद रखना, एलिजा। कौन सी है? एलिजा। सर इस एलिजा की फुल फॉर्म याद रखनी है, बिल्कुल याद रखनी है, ये नीट में प्रश्न पूछा गया है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ये पूरी फुल फॉर्म याद रखनी है। सर हमसे हिंदी में इंग्लिश में ना हो पाएगी सर, हमसे नहीं होती है सर ये इंग्लिश में, आप तो हिंदी में बता दो। तो हिंदी में याद रख सकते हो क्या बेटा? एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षी रोधी अमापन।
ठीक है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कुछ नहीं समझाया हुआ हमारी एनसीईआरटी में कि सर इस एलिजा में क्या काम किया जाता है, इस एलिजा में क्या काम किया जाता है। तो हल्का सा बस हिंट दे रहा हूं, हल्की सी चीज बता रहा हूं कि इस प्रक्रिया में जो आप हायर क्लासेस में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, तो ये करने को मिलती है, एलिजा करने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, एंटीबॉडी और एंटीजन के बीच में रिएक्शन कराई जाती है। क्या इसके अंदर नाम में क्या आ रहा है, जरा सोचिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे जो होता है, इसमें हम एंटीबॉडी और एंटीजन जो होती है उसके बीच में क्या कराते हैं, रिएक्शंस कराते हैं। तो याद रखना है तो याद रख लेना, नहीं याद रखना तो गोली मार देना। बोला हमारे दिमाग में इतनी सारी चीजें नहीं आएंगी, आप तो वो चीज बताइए जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया अगर आपको पता लगाना है कि एड्स है या नहीं है, तो जिस विधि से पता लगाया जाता है उसका नाम होता है एलिजा। अब मान लो अगर कोई व्यक्ति एलिजा में क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, किसी व्यक्ति ने अपना ब्लड टेस्ट कराया यानी एलिजा कराया, एलिजा में पता लग गया कि भैया जो व्यक्ति जो है वो क्या है, एचआईवी पॉजिटिव है, तो क्या हम उसको बोल देंगे कि भैया ये तो परफेक्ट एचआईवी पॉजिटिव है? नहीं, इसके बाद एलिजा करने के बाद फिर एक और चीज कराई जाती है जिसका नाम होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। अब ये वेस्टर्न ब्लॉटिंग यहां पर इस चैप्टर में नहीं दिया, लेकिन आगे चलकर आपको मिलेगा। क्या वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक जो होती है ये एड्स को कंफर्म करने के लिए की जाती है। क्या करने के लिए, कंफर्म करने के लिए। सर समझ में नहीं आया। मान लो एक व्यक्ति है, मैं अपने ऊपर एग्जांपल नहीं लूंगा यार, हर चीज अपने ऊपर नहीं ले सकता यार, ठीक है। मान लो एक व्यक्ति है जिसको क्या हुआ, एड्स, जिसको डॉक्टर ने बोला कि भाई, डॉक्टर को लगा भाई इसके सिम्टम्स, उस हिसाब से डॉक्टर ने बोला भाई तुम जाओ एड्स वेड्स का टेस्ट कराओ। या एक महिला गर्भवती होती है तो हर गर्भवती महिला का चेकअप किया जाता है, एचआईवी का टेस्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि डेफिनेटली नहीं चाहता है कोई डॉक्टर, कोई भी नहीं चाहता है कि जो बच्चा पैदा हो वो एचआईवी संक्रामित हो, है ना। तो फीमेल में क्या किया जाता है, उस फीमेल का या किसी व्यक्ति का अगर डायग्नोसिस करना है, पता लगाना है कि भैया वो एचआईवी पॉजिटिव है या नहीं है, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा सर, एलिजा किया जाएगा। अगर एलिजा में आ जाता है कि भैया एचआईवी पॉजिटिव है, तो उसके बाद उसको कंफर्म करने के लिए, उसको ये 100% श्योर करने के लिए कि आप एचआईवी पॉजिटिव हो या नहीं हो, तो कंफर्मेशन टेस्ट जो होता है, कंफर्मेशन टेस्ट जो होता है, पहले करेंगे एलिजा, फिर उसके बाद कंफर्मेशन टेस्ट करेंगे कौन सा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं। तो पहले एलिजा करते हैं और फिर उसके बाद कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं। ठीक है जी। एल्कलाइन फॉस्फेटेज पेरोक्सीडेज क्या बेटा, वो एंजाइम है जो इस विधि में यूज में लिया जाता है, जो मार्कर होते हैं। नहीं आएगा आर्यन कुमार, थोड़ा सा विश्वास रख, जो चीज पढ़ा रहा हूं बस उतना ही याद रखना, बस बता दूंगा प्रजापति, रुक जाओ, बता दूंगा। जितना बता रहा हूं उतना भी अगर तूने याद रख लिया, उतने में से ही क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट, सर इसको स्लिम डिजीज क्यों बोला जाता है? भोंदूलाल मुझे एक बात बता, वजन अगर घटता जाएगा तो व्यक्ति मोटू हो जाएगा कि पतलू हो जाएगा? पतलू हो जाएगा। तो पतलू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लिम बोलते हैं, इसलिए इसको स्लिम डिजीज बोलते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट 17वां बिंदु। अब सर ये तो हमने निदान की बात कर ली है, अब इसका उपचार कैसे करें? क्या इसका उपचार है? क्या इसका ट्रीटमेंट है? यस, इसका उपचार है, इसका ट्रीटमेंट है, क्योरमेंट नहीं है। यानी व्यक्ति मरेगा ही मरेगा, ये तो श्योर शॉट है कि मरेगा, लेकिन हां हम उसकी जो मरने की जो चांसेस जो हैं, मतलब उसकी आयु काल जो है उसको थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम यहां पर क्या करेंगे सर, उपचार करेंगे ताकि उसका जीवन काल जो है थोड़ा सा बढ़ जाए। जीवन काल जो है थोड़ा बढ़ जाए। हमारी एनसीईआरटी ने यही लिखा हुआ है, टेंशन मत ले, जो मैं चीज बता रहा हूं वही चीज हमारी एनसीईआरटी ने लिखी हुई है। क्या कि वो व्यक्ति संभवतः मरेगा ही मरेगा, मतलब 100% मरेगा, मरना तय है। हां हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो जीवन जो है, उसका जो आयु काल जो है उसको थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कैसे? दवाइयों का जीवन दर बढ़ा सकते हैं। कैसे सर, कैसे उपचार करेंगे? तो हम मेडिसिन को यूज में लेते हैं।
क्या सर मेडिसिन याद रखनी है? नहीं, बिल्कुल याद नहीं रखनी है। बस इतनी सी बात याद रखना कि हम जो मेडिसिन यूज में लेते हैं वो मेडिसिन एंटी रेट्रोवायरस होती हैं। क्या सर? जो मेडिसिन हम यूज में ले रहे हैं वो कैसी होंगी सर? एंटी रेट्रोवायरस। इसका मतलब क्या होएगा? ध्यान से सुनना। एंटी रेट्रोवायरस कौन सी मेडिसिन होती है? मैं यहां पर जस्ट नाम लिख रहा हूं, याद मत रखना, क्योंकि कई बच्चों को बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है। ज़िडोव्यूडिन, ये केमिकल है ज़िडोव्यूडिन, जो क्या करता है? ये एंटी किसके खिलाफ काम करता है? एंटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। बस इतना सा हिंट दे रहा हूं, आप जरा सोचना। एंटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम था। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम था, हां सर था। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के खिलाफ अगर कोई केमिकल काम करे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज काम नहीं करेगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज काम नहीं करेगा तो आरएनए डीएनए में नहीं बदलेगा। आरएनए डीएनए में नहीं बदलेगा तो सीधी सी बात है, वायरस की संख्या नहीं बढ़ पाएगी। तो कुल मिलाकर ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ज़िडोव्यूडिन का, साविव्यूडिन का, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मेरे भाई। ठीक है जी। तो एंटी रेट्रोवायरस होती हैं। ज्यादातर मेडिसिन जो होती हैं वो कैसी होती हैं? उस रेट्रोवायरस के खिलाफ काम करने वाली होती है। या तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के खिलाफ काम करती हैं, और भी एंजाइम होते हैं, इंटीग्रेज एंजाइम होते हैं, उसके खिलाफ काम करती है। प्रोटीएज एंजाइम होते हैं, उनके खिलाफ काम करती है। अब डिटेल में जाएगा तो बहुत सारी चीजें हैं। प्योरली अगर एनसीईआरटी बेस्ड चीज पढ़ेगा तो इतना याद रख लेना, क्योंकि आई नो आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कंपाउंड्री का कोर्स कर रखा है, और ये मैंने पिछली बार भी बताया था। आई नो आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने हायर डिग्रीज में एडमिशन ले रखा होगा, है ना, है ना। अब जब हायर डिग्रीज में एडमिशन लिया है तो ऐसी चीजें पढ़ी होंगी, ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। अब वो सारी चीजें पढ़ने के बाद अगर आप वो चीज यहां पर अप्लाई करेंगे तो उसका कोई लॉजिक नहीं होएगा दोस्त। सोचना, तुम थोड़ा सा लॉजिक के साथ सोचो। नीट का एग्जाम अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है। हो सकता है तुमने ग्रेजुएशन कर रखी हो, तुमने वो सारी चीजें पढ़ी हो। अब वो सारी पढ़ाई को अगर तुम यहां पर इस्तेमाल करोगे तो बेटा यहां पर तो 32 चैप्टर है, सिर्फ एक ही चैप्टर में तो इस्तेमाल कर पाओगे, हर चैप्टर में तो नहीं कर पाओगे ना। तो छोड़ दो इन सारी चीजों को। रोटेनोवीर होएगा और ये वीर होएगा और वो वीर होएगा, सारे वीर धुरंधर सारे खत्म हो जाएंगे। सिर्फ एक ही चीज रहेगी और वो होगी सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड चीज पर फोकस करना, और कुछ नहीं है। सर कितना खर्चा आता है सर ट्रीटमेंट में? मोना पतो भाई, सीधी सी बात है, देख सच्ची सच्ची बात बता रहा हूं डॉक्टर रिंकू, हमको नहीं पता कितना खर्चा आता है सर इस ट्रीटमेंट में, बिल्कुल नहीं पता है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। आप जाकर एक बार चाहे गूगल पर सर्च कर लेना ट्रीटमेंट का खर्चा एड्स में, एड्स होने पर ट्रीटमेंट का खर्चा यूट्यूब पर सर्च कर लेना, तेरे को मिल जाएगा। तो वीडियो देखना दोस्त बिंदास। ठीक है जी। अभी रुक जा पुष्पेंद्र, बता रहा हूं। यहां पर संक्रामित कोशिका जिंदा रह सकती है। संक्रामित कोशिका द्वारा उत्पन्न नए विषाणुवीय आरएनए, नए विषाणु उत्पन्न होंगे, नए विषाणु दूसरी कोशिका को प्रभावित कर सकते हैं। कहां लिखा हुआ है विषाणुवीय कोशिका? कहां पर लिखा हुआ है दोस्त? चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पर एक बार मेरे को खत्म करने दे, फिर उसके बाद में जो तेरे डाउट्स हैं वो सारे के सारे डाउट्स लूंगा। ऊटपटांग डाउट्स जो होंगे वो भी अपन ऊटपटांग डाउट्स ले लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल सा वर्ड बोलता हूं। क्या ये एड्स, ये जो एड्स जो है ये कैसा संक्रामक रोग है? ये एचआईवी संक्रमण जो है वो कैसे फैलता है, किस पैटर्न में फैलता है? एड्स या एचआईवी संक्रमण जो है वो कैसे फैलता है? कैसे फैलता है जरा सोचो। सर आप बोलेंगे सर हमने 4 तरीके तो पढ़े ही थे इसके फैलने के। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल 4 तरीके पढ़े थे हमने फैलने के।
है ना, है ना? ये वर्ड पढ़ना, इस वर्ड को पढ़ना। ये वर्ड प्योरली तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन है। बताओ काजल कुमारी, जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये लाइन समझ में आ रही है कि एड्स या एचआईवी संक्रमण जो है उसके फैलने का मेन कारण क्या है? तर्केश्वर राय, नो स्पैमिंग बेटा। वेल डन पुष्पेंद्र अंबेडकर, वेरी गुड। एचआईवी संक्रमण के फैलने का मेन कारण जो है वो है ये क्या? जानबूझकर फैलाना। ये जो वर्ड लिखा हुआ ना सचेतन, चेतन का मतलब क्या होता है? मैंने बोला मेरे अंदर चेतना है, यानी मैं चीज समझता हूं। क्या इस पेड़ के अंदर चेतना है? अगर हम उसको गर्म गर्म कोई चीज लगाएंगे क्या वो भाग जाएगा? नहीं। हमारे अंदर हमारा मन, हमारा शरीर, हमारे अंदर क्या है? चेतना है। ठीक है, यानी हम चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, हम उनके प्रति व्यवहार दर्शाते, किसी चीज के प्रति व्यवहार दर्शा रहे, हाँ सर, अच्छा व्यवहार दर्शाएंगे, गंदा व्यवहार दर्शाएंगे, किसी भी प्रकार का व्यवहार दर्शा सकते हैं। हाँ जी। तो कुल मिलाकर हमें सोच समझकर हमने सोचा, समझा और अपना व्यवहार तय किया कि हम एड्स फैलाएंगे, यानी इसके फैलने का मेन कारण होता है जानबूझकर फैलाना। अब सर जानबूझकर एड्स क्यों फैलाया जा रहा है? क्या रीजन है जानबूझकर एड्स फैलाने का? आप खुद जानते हैं। अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है, सोचना, इमेजिन करो, जैसे एक बच्चे ने बोला कि सर हमारे गांव में 4 लोग और हमारे कुछ बोला था उसने, 4 लोग और मुख्य जो व्यक्ति जो था उसको एड्स का पता लगा है ना? क्या आपके गांव में उन 4 लोगों के खिलाफ रंजिश चली? क्या आपने उन 4 लोगों को हीन भावना से देखा? क्या आपने उन लोगों के खिलाफ कुछ कार्यवाही करी? सोचो, है ना? हीन भावना से देखना, इनफैक्ट उनके घर वालों को हीन भावना से देखना, उनके परिवार में जो बच्चे हैं उनको हीन भावना से देखना। अब ऐसे लोग जब समाज से उत्पीड़ित हो जाते हैं तो वो क्या करेंगे? वो समाज में इस रोग को फैलाने का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि समाज उनको समझ नहीं रहा। तो उस कंडीशन में वो क्या करते हैं? यूएसए में, अमेरिका में कई सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जिसमें लोग जिनको एड्स होता है और वो बहुत ही ज्यादा उत्पीड़ित हो जाते हैं अपने समाज से, वो सीधा ट्रेन्स में बैठते हैं, मेट्रो में बैठते हैं, मेट्रो ट्रेन्स में बैठते हैं, अपना ही ब्लड निकालते हैं और साथ में जो बैठा हुआ व्यक्ति है कुछ हल्का सा पिंच कर दिया, हल्का सा पिंच कर दिया, लो जी, दूसरे व्यक्ति को क्या हो गया? एड्स हो गया। तो जानबूझकर एक व्यवहार पैदा करा, एक पैटर्न पैदा किया कि इस तरीके से क्या करना है? फैलाना है। आई होप आपको ये लाइन समझ में आई होगी कि जिस तरीके से हमारी एनसीईआरटी में लिखा है कि जिस तरीके से टाइफाइड हो गया या निमोनिया हो गया, क्या ये जानबूझकर फैलाया जा रहा है? नहीं सर, ये जानबूझकर थोड़ी ना फैलाया जा रहा है, लेकिन ये जो है ये जानबूझकर फैलाया जाता है कई लोगों द्वारा। डन? क्लियर है? तो ये 18वां बिंदु आपको समझ में आ गया। इस लाइन का मतलब क्या है? जान लिख लेना यार, जानबूझकर। मेरे को हिंदी में लिखना नहीं आ रहा, इतनी मेरी हिंदी स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, जानबूझकर फैला रहे हैं। ठीक है सर, कैंसर भी नहीं बेटा, कैंसर नहीं अर्चिता, ये वाला रोग कैंसर थोड़ा ना फैलाते हैं कि किसी को कैंसर हो रहा है चलो थोड़ा सा कैंसर निकाल कर डाल दूं सामने वाले में, ऐसे थोड़ा ना होता। कैंसर असंक्रामक रोग है गुड़िया। तुम यार भोंदू हो क्या अर्चिता? बिल्कुल। मेरे को एक बात बताओ,
तुमको फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि कैंसर असंक्रामक रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। हाँ जी, बताइए यहां तक की बात समझ में आ गई है? अब आप मुझे बताइए इस परिस्थिति में लोगों को क्या करना पड़ेगा? क्या ऐसे लोगों को जागरूक करना पड़ेगा? अगर वो जानबूझकर अगर ऐसा कर रहे हैं तो इस कंडीशन में किसको जागरूक करना पड़ेगा? उन लोगों को जिसको एड्स हुआ है उनको तो करना ही करना पड़ेगा, साथ ही साथ ऐसे समाज को भी क्या करना पड़ेगा? जागरूक करना पड़ेगा कि भोंदुओं, ऐसे लोगों ने जानबूझकर एड्स नहीं हुआ उनके अंदर, हो सकता है बाय मिस्टेक हो गया हो सकता है गलत सुई का इस्तेमाल करने से हो गया हो सकता है औजारों से हो गया हो सकता है असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करने से हो गया हो सकता है। तो इस कंडीशन में दोनों को समाज को भी और ऐसे लोगों को भी क्या करना पड़ेगा? जागरूक करना पड़ेगा। इसीलिए इस रोग को हम क्या बोलते हैं? अज्ञानता के कारण मत मरो। अज्ञानता के कारण मत मरो। तुम भी मत मरो और जिनको हुआ है वो तो देखो मरेंगे ही मरेंगे, और वो तुम्हें मार सकते हैं। अगर तुम्हें अज्ञानता हुई तो वो तुम्हें भी मार सकते हैं अगर तुमने उनको उत्पीड़ित किया तो। हाँ जी, समझ में आया? तो याद रखना ये लाइन, अज्ञानता के कारण मत मरो, ये कथन कौन से रोग को स्पष्ट करता है? ये नीट का प्रश्न है, हल्के में मत लो, सारी चीजों को मजाक में मत लो। अज्ञानता के कारण मत मरो, ये लाइन स्टेटमेंट पूछा गया नीट के एग्जाम में कि ये लाइन जो है ये कौन से रोग के लिए, कौन से रोग को बताती है। डन। लास्ट आखिरी बिंदु बेटा, आखिरी बिंदु। अब सर ये जागरूकता कौन फैलाएगा? ये लोगों को जागरूक करने का काम कौन करेगा? तो एड्स की नियंत्रण करने वाला जो संगठन है उसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन। ठीक है जी, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं नाको। सर ये नाको क्या होता है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो नाको कौन है? सर ये एक सरकारी एजेंसी है। ये क्या है? हमारी सरकारी एजेंसी है। सरकारी एजेंसी के साथ साथ गैर सरकारी एजेंसी जो होती हैं, कौन? गैर सरकारी एजेंसी जो होती हैं, जिनको हम एनजीओ बोलते हैं। ठीक है, एक होती है सरकारी एजेंसीज और एक है गैर सरकारी एजेंसीज। एक है सरकारी संगठन और एक है गैर सरकारी संगठन। ये क्या करेंगे सर? ये सरकारी संगठन और ये गैर सरकारी संगठन जो हैं ये लोगों को जागरूक करेंगे। क्या करेंगे? लोगों को जागरूक करेंगे। हाँ जी, ऐसा माना जाता है विंध्या कुमारी जी, ऐसा माना जाता है कि एड्स का वायरस जो है कहां से आया है? ये अफ्रीकन कंट्रीज में मंकीज के अंदर म्यूटेशन से फैला है। ठीक है, और अफ्रीका को एड्स कैपिटल भी कहा जाता है, एड्स कैपिटल। इसलिए ऐसी जगहों पर जहां पर एड्स के होने के खतरा जो है वो ज्यादा है, ऐसे समाज जो बहुत ज्यादा ससेप्टेबल है, ऐसा समाज, ऐसे लोग जिनके अंदर एड्स के खतरा होने के चांसेस ज्यादा है। क्यों सर? क्योंकि वहां पर मरीजों की संख्या ज्यादा है। तो ऐसा समाज क्या कहलाएगा? ज्यादा ग्राही कहलाएगा। सोचो, एक ऐसा समाज है जहां पर कई लोग जो हैं, जैसे मान लो 1000 लोग हैं, जिसमें से मान लो 100 लोगों को एड्स है।
1000 लोग है जहां पर एक व्यक्ति को एड्स है, तो ज्यादा ससेप्टेबल कौन है, कौन से लोग हैं जहां पर एड्स होने का खतरा ज्यादा है, जहां पर एड्स के ज्यादा है, कौन ज्यादा है सर, पेशेंट ज्यादा है। तो ऐसे लोगों को जागरूकता भी देनी पड़ेगी और उनकी जांच पड़ताल भी जरूरी होनी चाहिए। अब ये चीज किसने करी सर, WHO ने। तो इसके बाद एक आखिरी बिंदु आता है कि WHO जो है उसने भी एड्स की रोकथाम के लिए कई सारे कदम उठाए थे। क्या कदम उठाए थे कि वो लोग, वो समाज, वो ऐसे जगह है जहां पर एड्स के खतरे के चांसेस ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर एड्स के मरीज ज्यादा हैं, तो वहां पर जांच पड़ताल ज्यादा होनी चाहिए, वहां पर एड्स की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। ये सारी चीजें थ्योरेटिकल हैं जिसको हम एनसीईआरटी से कवर करेंगे। ये टोटल 20 बिंदु थे जो सीधे सीधे याद रखने हैं। ठीक है, अब एक बार हम एनसीईआरटी एक बार कवर कर लेते हैं और फिर आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन आएगा आपकी एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी में कौन सी लाइन हमने छोड़ी है, एक भी चीज नहीं छोड़ी, सारी चीजें कवर कर लिए। लास्ट पेज पर, इसी एड्स में लास्ट पेज पर बस थ्योरेटिकल पोर्शन लिखा हुआ है। अगर वो नहीं भी लिखेंगे तो वो जस्ट थ्योरी है। जैसे हमने जनन स्वास्थ्य में स्टार्टिंग में पार्ट पढ़ा था ना जिसमें थ्योरेटिकल पोर्शन था, बस वही है। शुभम कुर्मी, अब एक भी तेरा अगर मैसेज आया ना मेरे पास दोस्त, एक भी मैसेज, शर्म आनी चाहिए शुभम कुर्मी तुम्हें। सर मैं डीमोटिवेट हो रहा हूं क्योंकि सुना है कि नीट के बाद भी बहुत खर्चा आता है एमबीबीएस के लिए, आप कुछ हेल्प करो। ठीक है, एक काम करते शुभम कुर्मी, तुमको बैच से निकाल देते हैं, तुम लायक नहीं हो बेटा, तुम्हें फिर कोई चीज नहीं सताएगी कि एमबीबीएस करने के लिए बहुत खर्चा होता है। ठीक है, तुमको बैच से बाहर निकालते हैं क्योंकि तुम जैसे बच्चे जो है नीट तो क्रैक कर नहीं पाओगे, तुम बस यहां पर स्पैमिंग कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। लगातार पूरे 5 मिनट से लगातार तू कॉपी पेस्ट करे जा रहा है, कॉपी पेस्ट करे जा रहा है। ये कमेंट, सर अभी सिलेक्शन हुआ नहीं, हमको डर लग रहा है कि बहुत खर्चा होने वाला है। सर हमारी मूर्खता समाप्त नहीं होती है, क्या करें सर हम? ये भी लिख दे। सर WHO सरकारी है बेटा, WHO एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एक संस्थान है। ठीक है, एक संगठन है और उस संगठन के अंतर्गत कई सारे लोग सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अब उसको हम गवर्नमेंटल या नॉन गवर्नमेंटल नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, एक संगठन है जहां पर लोग जाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब सरकार तो हर देश की सरकार होती है ना, वो तो एक पूरे वर्ल्ड में सारे वर्ल्ड की कंट्रीज ने मिलाकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया कि भैया ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो तय करेगा कि जो भी अपडेट्स देनी है किसी रोग के रिस्पेक्ट में, वो ये तय करेगा। निकाल दो तो अच्छी बात है, शायद आप किसी को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है भाई, इसको निकाल ही देना भाई साहब, ब्लॉक करो इसको। सर आप हमको समझ नहीं पा रहे कि हमें डर लग रहा है कि सर एमबीबीएस में खर्चा बहुत हो जाएगा, सर हमें इस बात का डर लग रहा है। हमसे पढ़ाई नहीं होती सर, बस हमको खर्चा इस बात का लग रहा है, डर इस बात का लग रहा है कि हमारा खर्चा हो जाएगा। सर आप हमको निकाल दो सर, आप हमारी बातों को समझते नहीं हो। ठीक है बेटा, अभी निकाल रहे हैं तुमको। चलो जी, आप पढ़िए बेटा, बाकी सारे बच्चे यहां पर पढ़िएगा पैसों के साथ। रुक जा, भी तेरे को निकालता हूं मैं, ढंग से निकालूंगा, रुक जा। तो कहीं गया नहीं बेटा दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, तेरे को हालत खराब कर देते तेरी। रुक जा, मैं तेरे को अभी बताता हूं। जो तू यहां पर स्पैम कर रहा है और जो तू यहां पर लिख रहा है ना, 2 मिनट रुक जा भी। पढ़िए बेटा बाकी सारे बच्चे।
ठीक है, ठीक। हाँ जी, पढ़िएगा बेटा। यहां पर आवाज आ रही है? यहां तक की बात समझ में आ गई है? शर्म नहीं आती है इनको। एड्स शब्द उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए प्रयुक्त होता है जनाब? इस चीज के लिए प्रयुक्त होता है। इसका अर्थ है कि प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता जो व्यक्ति के लिए जीवन काल में उपार्जित होती है, यानी ऐसी प्रतिरक्षा की न्यूनता जो उपार्जित है यानी जन्म के बाद उत्पन्न होती है। इस बात का संकेत यह है कि यह न्यूनता कोई जन्मजात रोग नहीं है, यानी ये जो रोग जो है इसको हम जन्मजात रोग नहीं बोलेंगे। एड्स का सबसे पहले 1981 में पता चला था, जो लगभग पिछले 25 वर्षों में सारे विश्व में फैल गया है और इस रोग से 2,50,00,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यही बिंदु हम लोगों ने यहां पर लिख लिए थे। यहां तक की बात समझ में आ गई है? यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक चलें आगे। चल, एड्स एक विषाणु रोग है जो मानव में प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है। HIV विषाणुओं के उस समूह में आता है जिसे हम पश्चय विषाणु रेट्रोवायरस कहते हैं। यानी HIV एक प्रकार का क्या है? रेट्रोवायरस है। HIV की फुल फॉर्म दे रखी है, HIV रेट्रोवायरस है, जिसमें क्या मिलता है? RNA जीनोम मिलता है, RNA आनुवांशिक पदार्थ मिलता है जिसको ढकने वाला एक आवरण होता है जो प्रोटीन से बना होता है। ठीक है जी। आमतौर पर HIV का संक्रमण निम्नलिखित से होता है। कैसे होता है? संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क से, संदूषित रक्त यानी दूषित रक्त का उत्पादों के आधान से यानी ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से, ब्लड डालने से, संक्रामित सुइयों को साझा प्रयोग से, यानी संक्रामित सुई है उसी सुई को कई सारे लोगों ने क्या कर लिया है? यूज में ले लिया है। जैसे कि अंतःशिरा इंट्रावेनस द्वारा ड्रग का क्रू प्रयोग करने वाले मामले में, यानी ऐसे लोग जो ड्रग्स का सेवन करते हैं, कुप्रयोग मतलब गलत प्रयोग करते हैं, और वो सुइयों को कहां पर लगाते हैं? शिराओं के अंदर लगाते हैं, तो उनमें ये ज्यादातर देखा जाता है। संक्रामित मां से अपरा द्वारा उसके बच्चे में, तो ये 4 ही कंडीशन दे रखी थी, क ख ग घ, ये 4 कंडीशन दे रखी थी, यही याद रखनी है। इसीलिए जिन लोगों में यह संक्रमण होने का बहुत ज्यादा खतरा है वह ऐसे व्यक्ति है। अब यहां पर बता रखा है कि भैया इनसे संक्रमित हो सकता है। अब संक्रमण का खतरा किन में होएगा? ज्यादातर ऐसे व्यक्ति जो अनेक लोगों के साथ मैथुन करते हैं, जो मादक पेय पदार्थ जो होते हैं यानी ड्रग्स का सेवन करते हैं, और जो ड्रग्स को शिराओं में डालते हैं यानी इंजेक्शंस के द्वारा लगाते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनमें बार बार रक्त आदान की जरूरत होती है, ऐसे व्यक्ति जिनको कोई ना कोई बीमारी है जिसमें बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है, संक्रमित मां से जन्मे बच्चे में भी हो सकता है। क्वेश्चन पूछा गया, क्या आपको मालूम है कि लोगों को बार बार रक्त आदान की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि कई सारे लोगों में कौन सी बीमारी होती है? थैलेसीमिया होती है, जिसमें ब्लड को बार बार क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। क्या प्रॉब्लम है पुष्पेंद्र? हाँ, क्या प्रॉब्लम है पुष्पेंद्र? क्या प्रॉब्लम है ये पूछ रहा है, नोट डाल के। इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव वाइल वायरस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज्ड। क्या लिखा हुआ है कि जो सेल जो है वो सर्वाइव करेगी जब वायरस जो है अपनी संख्या को बढ़ाएगा और जब रिलीज्ड होएगा। रिलीज्ड कहां पर होएगा? ये जो सेल जो होएगी
हमने बोला था सेल फटेगी, है ना। आप बोल रहे हो बार बार कि सर यहां पर लिखा हुआ है कि वो जो सेल जो है वो सरवाइव कर जाएगी। कौन सी? वो सेल जो इन्फेक्ट हुई है, उससे वायरस जब निकल जाएगा, उसके अंदर वायरस जब रेप्लिकेट करेगा, तो क्या वो सेल सरवाइव करेगी? क्या वो जिंदा रहेगी? ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा कॉमन सेंस लगा। एक वायरस जब किसी सेल के अंदर जा रहा है तो वो सेल को मार देगा पहले, या पहले उसको इन्फेक्ट करेगा, पहले उसको इन्फ्लामेट करेगा, पहले अपनी संख्या। सोचो अगर एक वायरस गया सेल के अंदर और सेल को खत्म कर दिया, क्या वो अपनी संख्या बढ़ा सकता है? पुष्पेंद्र थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ और दिमाग लगाओ। समझ में आ गया ना। तो एक वायरस को अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक सेल की आवश्यकता होती है। यहां पर ध्यान देना महत्वपूर्ण यह है कि एचआईवी एड्स केवल छूने या शरीर के संपर्क में आने से नहीं फैलता, यह केवल शरीर के स्त्रावित द्रव्यों से फैलता है। ये क्वेश्चन यहां से बन जाएगा कि एड्स जो होता है वो केवल शरीर के स्त्रावित द्रव्यों से फैलता है, तरल से फैलता है, हाथ मिलाने से या शरीर के संपर्क में आने से नहीं फैलता। इसलिए यह भी महत्वपूर्ण है, शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक स्वस्थता के लिए यह आवश्यक है कि एचआईवी प्रभावित व्यक्ति को परिवार से या समाज से अलग थलग ना किया जाए। यानी कुल मिलाकर यह बोल रहा है कि ऐसे लोग जिनको एड्स हो जाता है वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका समाज जो है उनको अलग थलग कर देता है। पता लगाइए, ऐसी परिस्थितियों की सूची बनाइए। संक्रमण होने और एड्स के लक्षण प्रकट होने के बीच हमेशा अंतराल होता है। कितना अंतराल होता है? कुछ महीनों से लेकर कई वर्षों का होता है, यानी 5 से 10 वर्षों का हो सकता है। ये जरूर याद रखना, कितना अंतराल हो सकता है? कुछ महीनों से लेकर 5 से 10 वर्षों तक का अंतराल हो सकता है, संक्रमण होने से लेकर लक्षण प्रकट होने तक। व्यक्ति के शरीर में आ जाने के बाद विषाणु मैक्रोफेज में प्रवेश करता है। मैक्रोफेज कौन थी? महाभक्षाणु कोशिका, जहां उसका आरएनए जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ये विलोम ट्रांसक्रिप्टेज प्रकीर्णन का मतलब क्या है? हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से प्रतिकृति रेप्लिकेशन द्वारा डीएनए बनाता है। क्या बनाता है? डीएनए बनाता है, याद रखिएगा। यह विषाणुवीय डीएनए परपोषी की कोशिका के डीएनए में समाविष्ट होकर संक्रामित कोशिकाओं को विषाणु कण पैदा करने का निर्देश देता है। वही बात आ गई है कि क्या बनाया डीएनए, वो डीएनए क्या कर रहा है? सर वो विषाणु का डीएनए परपोषी की कोशिका के डीएनए के साथ संविष्ट हो गया, यानी जुड़ गया। और जुड़ने के बाद वो संक्रामित कोशिका जो होएगी उसमें वो कण पैदा करेगा। कौन सी? वही कोशिका के अंदर विषाणु के कणों की संख्या क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। यानी विषाणु के कण पैदा करने के लिए क्या करेगा? निर्देश देगा, यानी कंट्रोल करेगा। व्रत वक्षाणु विषाणु उत्पन्न करना जारी रखती है और इस तरह एक एचआईवी फैक्ट्री की तरह कार्य करती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एचआईवी फैक्ट्री कौन है? तो मैक्रोफेज जो होता है, मैक्रोफेज जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एचआईवी की फैक्ट्री बोलते हैं। इसके साथ ही एचआईवी जो होता है वो सहायक टी लिम्फोसाइट जो होती है, यानी टी हेल्पर लिम्फोसाइट जो होती है, जो एक समूह था या उप समूह था, टी लिम्फोसाइट का एक उप समूह था। भाई लिम्फोसाइट के 2 समूह, टी बी। अब टी लिम्फोसाइट का 4 उप समूह थे, टी हेल्पर, टी किलर, टी सप्रेसर, टी मेमोरी। तो टी हेल्पर जो है, जिसके बारे में आप पहले ही प्रतिरक्षा तंत्र चैप्टर में पढ़ चुके हो, उसमें घुस जाता है, प्रतिकृति बनाता है, यानी अपनी संख्या बनाता है और संतति विषाणु पैदा करता है, और अपनी संतति विषाणुओं को क्या करता है? पैदा करता है। रुधिर में छोड़े गए संतति विषाणु दूसरी सहायक टी लसिकाणुओं पर हमला कर देते हैं। अब टी लसिकाणु के अंदर संख्या बढ़ी, दूसरी टी लसिकाणु में गया। इस प्रकार यह क्रम बार बार दोहराया जाता है, जिसकी वजह से संक्रामित व्यक्ति के शरीर में सहायक टी लिम्फोसाइट की संख्या में कमी आ जाती है। अब उस व्यक्ति के अंदर टी हेल्पर लिम्फोसाइट में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। इस अवधि के दौरान बार बार बुखार और दस्त आते हैं और वजन घटता है। बार बार बुखार आएगा, दस्त आएंगे, वजन घट जाएगा। सहायक टी लसिकाणुओं की संख्या में गिरावट के कारण व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति के अंदर जीवाणु, विशेष रूप से कौन सा? माइकोबैक्टीरियम बोला था, याद रखना। कौन सा जीवाणु? माइकोबैक्टीरियम। और विषाणुओं से और कवकों से, यहां तक कि टॉक्सोप्लाज्म जैसे परजीवी से। टॉक्सोप्लाज्म कौन है? एक प्रोटोजोअन है, एक परजीवी है, उससे संक्रमण के शिकार हो जाते हैं, यानी उनसे संक्रामित हो जाता है वह व्यक्ति।
रोगी में इतनी प्रतिरक्षा न्यूनता हो जाती है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र इतना कम हो जाता है कि वह इन संक्रमणों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ होता है, यानी उसके अंदर इम्यून सिस्टम इतना वीक है कि वो अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहा है ऐसे रोगों से, रोगाणु से। एड्स के लिए व्यापक रूप से काम में लाया जाने वाला नैदानिक परीक्षण, यानी निदान करने के लिए, नैदानिक परीक्षण करने के लिए, यानी डायग्नोसिस करने के लिए हम किसको यूज में लेते हैं? एलिजा को यूज में लेते हैं। एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षी रोधी अमापन, जिसको हम क्या बोलते हैं? एलिजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे बोला जाता है, याद रखिएगा। और क्या कर सकते हैं? ये तो निदान करने के लिए, यानी पता लगाने के लिए। पता लगाने के बाद फिर हम क्या करेंगे सर? एंटी रेट्रोवायरल औषधियों का, कौन सी मेडिसिन का? जो एंटी रेट्रोवायरस हो, यानी उस रेट्रोवायरस के खिलाफ काम करती हो, ऐसी औषधियों का एड्स का उपचार आंशिक रूप से ही प्रभावी है, यानी पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है। हम थोड़ा सा बस क्या कर सकते हैं कि वो व्यक्ति, ये औषधियां रोगी की अवश्य भावी मृत्यु जो है, यानी मृत्यु जो है वो बिल्कुल तय है, आगे सरका सकती हैं, रोक नहीं सकती। यानी ये जो मेडिसिन जो है, जो उस व्यक्ति की जो मृत्यु तय है, बस उसको आगे सरका सकती है, उसको रोक नहीं सकती कि हां भाई एड्स खत्म हो जाए। एड्स की रोकथाम, यहां पर साफ साफ चीज लिखी हुई है, एड्स को ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए इसकी रोकथाम ही सबसे उत्तम उपाय है, यानी इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे, क्योरमेंट पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा एचआईवी संक्रमण सचेतन व्यवहार पैटर्न के कारण फैलता है, ना कि न्यूमोनिया या टाइफाइड की तरह अनजाने में। अनजाने में नहीं फैल रहा है, जानबूझकर फैलाया जाता है। यह ठीक है कि रक्त आधान रोगियों में या नवजात से ये संक्रमण सही निगरानी ना होने के कारण हो सकता है, यानी अगर ब्लड जो था, जो डोनेट किया जा रहा था या ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा रहा था, रक्त आधान किया जा रहा था, अगर उसकी मॉनिटरिंग नहीं हुई, यानी उसकी जांच परख नहीं हुई, तो जा सकता है। माता जो थी उससे बच्चे में जा सकता है, अगर मदर ने टेस्ट नहीं कराया किसका? एड्स का, तो हो सकता है जा सकता है। लेकिन ज्यादातर किस वजह से संक्रमण हो रहा था? जानबूझकर संक्रमण हो रहा था। एकमात्र बहाना अनभिज्ञता हो सकती है, अनभिज्ञता नहीं, यानी समझ रहे हैं यहां पर क्या? ये कहावत बिल्कुल सही है कि अज्ञानता के कारण मत मरो, यानी ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अगर अज्ञानता होएगी तो डेफिनेटली वो व्यक्ति क्या हो सकता है? मर सकता है। हमारे देश में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन यानी नाको और अन्य गैर सरकारी एजेंसीज, एनजीओ जो होती हैं, ये लोगों को एड्स के बारे में शिक्षित करने के लिए बहुत ही काम कर रही है, यानी लोगों को शिक्षा जागरूकता प्रदान की जा रही है कि सर डायग्राम में तो आरएनए मैक्रोफेज में आया, तो बेटा आरएनए ही तो आएगा सत्यम सिंह। एचआईवी के अंदर आरएनए है, ये एचआईवी है, ये सेल है, ये एचआईवी, ये सेल। ये एचआईवी जब इसको संक्रामित करेगा तो अपना क्या डालेगा इस सेल के अंदर? आरएनए। फिर वो आरएनए किस में बदलेगा? डीएनए में। एचआईवी संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, अब इसके बाद थ्योरेटिकल पोर्शन है जो मैंने आपको बताया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अनेक कार्यक्रम आरंभ किए हैं, जैसे रक्त बैंकों में रक्त को एचआईवी से मुक्त करना, यानी उस रक्त बैंकों के अंदर जो रक्त स्टोर है उसकी पूरी जांच परख करना। सार्वजनिक और निजी अस्पतालों और क्लिनिकों में केवल डिस्पोजेबल सुइयों और सिरिंज को ही काम में लगाया जाना चाहिए। जितने भी आपके क्लिनिक हैं, जितने भी हॉस्पिटल हैं जहां पर सुइयों का इस्तेमाल हो रहा है, तो वहां पर सुई कैसे इस्तेमाल करेंगे? वन टाइम यूजेबल होगी, एक बार यूज में लेने के बाद उसको डिस्पोज कर देंगे, यानी खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। इसकी व्यवस्था करी है। कॉन्डम का मुफ्त वितरण करना, ड्रग्स के कुप्रयोग को नियंत्रित करना, यानी ड्रग्स का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, सुरक्षित यौन संबंधों की सिफारिश करना, और ऐसे लोग जो बहुत ही ज्यादा ससेप्टेबल हैं, यानी ग्राही हैं, ऐसी समष्टि का मतलब होता है पॉपुलेशन, जनसंख्या, ऐसी समष्टि, ऐसी जनसंख्या जो बहुत ही ज्यादा सुग्राही है, यानी जल्दी से उनमें एड्स होने का खतरा है। क्यों? क्योंकि वहां पर एड्स के पेशेंट ज्यादा हैं। तो इनमें जांच को बढ़ावा देना इन कार्यक्रमों में से एक है। यानी ये सारी चीजें किसने लागू करी है? WHO ने, कि भैया एड्स से मुक्त करने के लिए ब्लड बैंक को क्या करना है सर? ब्लड की मॉनिटरिंग करनी है, रक्त की। और क्या करना है सर? अस्पतालों में, क्लिनिक में जो सुई का इस्तेमाल कर रहा है, उस सुई को हमें क्या करना है सर?
उन सुइयों को, सिरिंज को जो काम में आ रही है, उनको हमें क्या करना है, डिस्पोजेबल है। डिस्पोजेबल मतलब वन टाइम यूज में लेना है। कॉन्डम्स को फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ड्रग्स का कुप्रयोग जो है उसे कम करना है। सुरक्षित यौन संबंधों की जानकारी लोगों को बतानी है। वो पॉपुलेशन, वो समष्टि, वो लोग जिन पर ज्यादा खतरा है, उनकी जांच पड़ताल को बढ़ावा देना है। डिस्पोजेबल का मतलब, डिस्पोज का मतलब होता है खत्म कर देना। तो आपने देखा होगा कई हॉस्पिटल्स में भी क्या होती है, सुई लगाने के बाद कई लोग उसको फेंक देते हैं। एग्जैक्टली वो फेंकी नहीं जाती है, एक यंत्र होता है जिसके अंदर डाली जाती है और उस सुई को उसी के अंदर जला दिया जाता है। वो क्या होता है, डिस्पोजिंग होती है, उसको खत्म कर देना कहते हैं। HIV से संक्रमण या एड्स से ग्रस्त होना कोई ऐसी बात नहीं है जिसे छुपाया जाए, क्योंकि छुपाने से यह संक्रमण और भी ज्यादा लोगों में फैल सकता है। अगर छुपाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा फैलने के चांसेस हैं। समाज में HIV एड्स संक्रमित लोगों को सहायता और सहानुभूति की जरूरत है एवं उनके हे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हे दृष्टि मीन्स हीन भावना से नहीं देखना चाहिए उनको। जब तक समाज इसे एक ऐसी समस्या के रूप में नहीं देखेगा जिसका समाधान सामूहिक तौर पर किया जाना चाहिए, यानी अकेले व्यक्ति जो है उसको निपटारा नहीं कर सकता, पूरे समाज को इस बीमारी को खत्म करने की अगर जरूरत है, तब तक रोग के व्यापक रूप से फैलने की गुंजाइश कई गुना बढ़ जाएगी। अगर हम लोग या हमारे समाज या चिकित्सा प्रणाली इस रोग के बारे में ज्यादा जागरूकता फैलाएगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नहीं बताएंगे, तो ये रोग बहुत ज्यादा तीव्र हो जाएगा, बहुत ज्यादा संख्या में लोग ग्रस्त हो जाएंगे। ये एक ऐसी व्याधि है, व्याधि का मतलब होता है नुकसान, व्याधि का मतलब होता है वो परिस्थिति जो नेगेटिव होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, व्याधि बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं मैलेडी। इंग्लिश में व्याधि को क्या बोलते हैं, मैलेडी, यानी कोई नेगेटिव चीज होना। ये एक ऐसी व्याधि है, यानी नेगेटिव परिस्थिति है जिसके फैलाव को समाज और चिकित्सीय वर्ग के सम्मिलित प्रयास से रोका जा सकता है। यानी समाज और साथ साथ हमारा जो चिकित्सीय वर्ग जो है, डॉक्टर जो है, ये मिलकर इस रोग को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर वो लोगों में जागरूकता लेकर आएंगे। तो यहां से यहां तक इस पेज में जो चीज जो थी वो टोटली थ्योरेटिकल थी, जो मेन चीज थी वो हमने पॉइंट्स के फॉर्म में यहां पर लिख दिए हैं। हाँ जी सर, डायग्राम में तो आरएनए मैक्रोफेज में है, फिर वही बात भाई, मैंने तेरे को क्या बताया दोस्त, यहां पर ये HIV का वायरस जब कोशिका के अंदर जाएगा तो HIV का RNA अंदर जाएगा ना, अंदर जाकर RNA किस में बदलेगा, DNA में बदलेगा ना बेटा। ये हमारी NCERT थी। नेक्स्ट अगला रोग हम कल करेंगे जिसका नाम है कैंसर। नेक्स्ट डिजीज जो है, डिसऑर्डर जो है वो हम कल पढ़ेंगे, कौन सा, कैंसर जो है वो हम कल करेंगे। सर जी सिफारिश क्यों लिखा है, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। सिफारिश का मतलब क्या होता है, देखो यार, ज्यादातर लोग जो होते हैं यौन संबंध जब स्थापित करते हैं तो वो कॉन्डम जैसे अवरोधकों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके लिए वो एक अनफेवरेबल पार्ट होता है कॉन्डम का इस्तेमाल करना, क्योंकि वो गुड फीलिंग प्लेजर नहीं दिलाता है लोगों को, मेनली मेल्स को, ठीक है। तो हम ऐसे लोगों को क्या करेंगे, सिफारिश करेंगे ना कि भाई आप यौन संबंध जब स्थापित करो तो सुरक्षित यौन संबंध स्थापित करो। हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई देखो, हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब भी आप यौन संबंध स्थापित करो तो सुरक्षित यौन संबंध स्थापित करो, आप कॉन्डम्स को यूज में लो। क्यों, क्योंकि अगर नहीं लिया तो हो सकता है आपको क्या हो जाए, एड्स हो जाए, ठीक। सर लार भी एक तरल है बेटा, बेसिकली जिस तरल में कोशिकाएं होंगी, जिस तरल में कौन सी कोशिकाएं होंगी समझ में आ रहा है ना,
जिसमें हमारी मैक्रोफेजेस होंगी, जिसमें हमारी लिम्फोसाइट्स होंगी, उनमें ज्यादातर ये जीवाणु जो ये विषाणु जो है वो अपनी संख्या बढ़ाता हुआ मिलेगा। वो तरल जिनमें ये कोशिकाएं होंगी और वो संपर्क में आ जाएंगी, ऐसा द्रव्य संपर्क में आएगा तो ही फैल सकता है। क्योंकि आप कहेंगे कि सर फिर तो चुम्बन से भी हो सकता है, किस से भी हो सकता है, क्योंकि किस में भी तो लार ही है, वो लार संपर्क में आई तो हो सकता है, नहीं। सर टॉक्सोप्लाज्मिक कवक है, राज मैंने पहले ही बता दिया था, टॉक्सोप्लाज्मिक प्रोटोजुआ है। कवक लिखा हुआ था, कवक और लिखा हुआ, उसके बाद कवक एवं लिखा हुआ है, कवक के बाद एक लाइन लिखी हुई थी जो आपने ढंग से अगर पढ़ी हो तो। कवक 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 कवक, कहां लिखा हुआ है कवक? कवक लिखा हुआ है, यानी विशेष रूप से कौन? जीवाणु। विशेष रूप से कौन सा? माइकोबैक्टीरियम, नाम में बैक्टीरिया है। कॉमा है यहां पर, विषाणु, कॉमा कवक। अब यहां पर फुल स्टॉप लगाना था, नहीं लगाया, डंडा लगाना था। यहां तक की टॉक्सोप्लाज्म, अब ये लाइन अलग है, यहां तक की टॉक्सोप्लाज्म कौन है? जो एक परजीवी है, जैसे परजीवियों से, यानी टॉक्सोप्लाज्म एक परजीवी है जो कौन से समूह के अंतर्गत आता है? सर प्रोटोजुआ के अंतर्गत आता है। हाँ, कल वाइट यूट्यूब पर क्लास होगी, 12 बजे होगी, जिसमें हमने जो टेस्ट हुए, हमारे जो 2 टेस्ट हुए हैं, उनका हम डिस्कशन करेंगे। सर वहां पर आरएनए को ढकने का आवरण जो है, वहां पर प्रोटीन लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। चलो जी, मिलते हैं कल। बाय बाय बच्चों, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कैंसर जो है कल इसको समाप्त करेंगे।